तो किए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, इससे पहले पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में पहला क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो बता भी चुके हैं। उसमें प्रकाश टकरा करके जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी कि प्रकाश आर पार नहीं जाती है। और अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में वापस नहीं जाएगा, दूसरे माध्यम। पहला क्वेश्चन नहीं बन गया। क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन प्रकाश का अपवर्तन ए में रहेगा, जिस माध्यम में आई उसी माध्यम से वापस लौट गई। बी में रहेगा, जिस माध्यम से आई उस माध्यम में नहीं लौटी, ये भी सही है। सी में रहेगा, जिस माध्यम में आई दूसरे माध्यम फिर चली गई। तो डी में दे देगा, बी और सी दोनों आंसर मार देंगे दोनों। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन प्रकाश का अपवर्तन का मतलब यही हुआ, प्रकाश जिस माध्यम में आएगी उस माध्यम में वापस नहीं लौटेगी। ऐसा क्यों हुआ? रिफ्लेक्शन में लौट क्यों जाती है? रिफ्लेक्शन इसे लौट जाती है, जैसे मान लो यही एक मिरर है और इधर पेंट किया हुआ रहता है, सिल्वर्ड किए हुए रहते हैं, जिसकी वजह से लाइट आर पार नहीं जा पाते हैं, यानी कि वो अपारदर्शी है। मिरर क्या है? उसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, इसीलिए उसमें लाइट टकरा करके वापस लौट जाते हैं। लेकिन प्रकाश का अपवर्तन में पानी से जाएगी, कभी हवा में, हवा से जाएगी कभी पानी में। तो पानी भी पारदर्शी मीडियम है, हवा भी पारदर्शी मीडियम है, जिसकी वजह से प्रकाश जिस माध्यम से आई उसी माध्यम वापस नहीं लौटती, दूसरे माध्यम में इंटर कर जाती है लाइट। इसके पीछे एक रीज़न यही है, माध्यम पारदर्शी होने के कारण लाइट दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। इसे थोड़ा ये सबसे क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर एक बार डिस्कस कर देते हैं। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, ये हो गया हवा और ये हो गया पानी। रेयर मीडियम और ये हो गया डेंसर मीडियम। सघन माध्यम। क्वेश्चन कैसे बनते हैं मेनली उस पर फोकस रहेगा। और ये है विरल माध्यम। माछी भी परेशान कर रहा है। सघन माध्यम और विरल माध्यम है ना। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम ये हवा है और ये डेंसर मीडियम पानी है। इसलिए है ये डेंसर मीडियम क्योंकि इसका डेंसिटी क्या होगा, हवा के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा डेंसिटी, इसीलिए इसको क्या मान लिया हमने, डेंसर मीडियम। और इसको कौन माध्यम मान लिया, रेयर मीडियम। अब लाइट इसमें एंटर के, और ये सरफेस है, इस सरफेस से ऊपर हवा है और इस सरफेस से नीचे पानी है। और लाइट ऐसे आ रही है, मान लो लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, आपतित किरण। आपतित किरण। अच्छा अभिलंब पहले डाल दिए। तो ये हो गया आपतन बिंदु। आपतन, ये आने वाली किरण आपतित किरण हो गई, जिस बिंदु से टकराई उस पर एक लंब डाल देंगे, तो अभिलंब हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। यदि इधर पानी नहीं होता, यदि हवा होता, लाइट ऐसे चली जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इधर मीडियम क्या हुआ है, बदल चुका है। यहाँ कुछ मीडियम है और यहाँ कुछ मीडियम चेंज हो चुका है, मीडियम बदल चुका है। जब मीडियम बदलते हैं स्पीड ऑफ लाइट्स भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेंसिटी वेरी करेगा। जैसे सिंपल से समझना है, खाली रोड पर साइकिल चलाते हैं और बालू पर साइकिल चलाओ, मीडियम क्या हुए हैं, बदल गए हैं, तो स्पीड्स भी क्या होंगे, इसीलिए ऐसा होता है। क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे मार्ग में ज़्यादा रुकावट होगा। खाली रोड पर साइकिल चलाने रुकावट कम है, बालू पर साइकिल चला रहे हैं या पानी में साइकिल चला रहोगे तो रुकावट क्या होगा, वहाँ पर ऑब्स्टेकल ज़्यादा होंगे, क्योंकि डेंसिटी उसका क्या है, अधिक है। इसी कारण से लाइट जब एंटर करती है रेयर से डेंसर मीडियम में, ऐसा नहीं सिर्फ हवा से पानी में भी होगा। एक ले लो पानी, एक ले लो कांच, उस कंडीशन किसका डेंसिटी अधिक होगा, कांच का। तो कांच तब क्या हो जाएगा, अपेक्षाकृत सघन माध्यम, तब उस कंडीशन में पानी क्या होगा, विरल माध्यम। ये मत समझना कि पानी हमेशा सघन माध्यम में होंगे। जो दो माध्यम दिया हुआ है, जिसका अपेक्षाकृत कम डेंसिटी होगा वो होते हैं रेयर, और जिसका अधिक होगा वो होते हैं डेंसर, ये होती है। अब दूसरा मीडियम ले लेंगे, कांच से भी मतलब जो होती है जिसका डेंसिटी, जैसे हीरा ले लो, कांच लिया, सिंपल फ्लिंट कांच ले लिए हो और दूसरा हीरा ले लो,
तो उस कंडीशन फिलिंग कंस क्या बन जाएंगे? रेडियल मीडियम। हीरा क्या बन जाएंगे? डेंसन मीडियम। तो जो दो मीडियम इससे भी क्वेश्चन पूरा पुटअप किए जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पूछ देगा पानी और कांच में कौन है अपेक्षाकृत सघन माध्यम, या हो सकता है ऐसा कुछ विरल माध्यम। तो कौन ऑप्शन टिक करेंगे? पानी और पानी और कांच में बताओ दोनों में कौन है विरल माध्यम? विरल पानी। विरल पानी है। अब ये क्वेश्चन देखा कैसे पूछा इससे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो विरल सघन समझ लिए हो, लेकिन घुमा के देगा ना वो, ठीक है ना। और भी कई प्रकार क्वेश्चन धीरे धीरे हम डिस्कस हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन यहीं से बन गया रेडियल और डेंसर से, तो ध्यान से देखनी है। जैसे मैंने बताया लाइट रेडियल मीडियम सघन विरल माध्यम से आ रही है और इंटर करेगी पानी में। चूँकि पानी का डेंसिटी अधिक है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल पास पास हैं, हवा के मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर है। तो अब इसमें जो लाइट का स्पीड्स होंगे, यहाँ पर वो स्पीड्स लाइट्स का नहीं होंगे। स्पीड्स लाइट्स का क्या होंगे? बदल जाएंगे। और बदल जाएंगे किसके तरफ चले जाते हैं? वो नॉर्मल की तरफ झुक जाते हैं। अच्छा, तू कहेगा कि नॉर्मल एक तरफ का है गया, दूर का है गया। ये प्रैक्टिकल बात है, ऐसा करो, ऐसा ही तुमको फील होगा। समझ में आ गया ना? जब प्रैक्टिकली हम लोग ऐसा करते हैं। आपका स्वागत। कहाँ बैठोगे? बैठो, गद्दी बैठेगा। ठीक है, हो गया। यान तू जाओ इधर चले इंटर जाओ, कर, यहाँ खाली बैठो। अंदर घुस, यहाँ बैठा दे। अरे कल व्यवस्था कर देंगे बैठने का, कल से दिक्कत नहीं होगा, प्रवेश कीजिए सर, है ना। कल से दिक्कत नहीं होगा। बैठो। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे हवा से जाएगी कहाँ पर? इसके तरफ। तो एक्चुअली में जाना चाहिए इस प्रकार से, लेकिन नहीं गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डेंसिटी सबका दोनों मीडियम का अलग अलग है। तो ये अभिलंब की तरफ क्या होती है? झुक जाती है। अभिलंब की तरफ क्या होगी? ये झुक जाएगी। और इस किरण को क्या बोलते हैं? बताओ, नाम बताओ। अपवर्तित किरण, है ना। इसका नाम हो गया। अब देखो ऐसे कैसे क्वेश्चन हम निकालते हैं। अब ये किरण हो गया अपवर्तित किरण, ये तो अभिलंब हो गया। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हो? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण ही कहेंगे। यहाँ भी और आपतन कोण कहेंगे, वहाँ भी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बने बीच कोण को क्या बोलेंगे हम लोग? अपवर्तन कोण। क्या यहाँ परावर्तन हुआ है? नहीं, नहीं हुआ है ना, अपवर्तित हुआ है ना, इसीलिए अपवर्तन कोण होंगे। समझ में आ गया ना। ये एंगल आर हो गया। यहाँ तक तो जानते होंगे, हम लोग पहले से जानते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है, सब बात लिखा, इसीलिए आपतित किरण ये हो गया, अपवर्तित किरण एंगल आई आर के बारे में भी लिखा होगा, है ना। अपवर्तित किरण और कोण भी लिखा होगा यहाँ से, अपवर्तित कोण। ये सब बताना नहीं है। अब जो बताने वाले उस चीज़ ध्यान सीखना। अभी तक तो एक ही क्वेश्चन निकला मेरा, ये वाला क्वेश्चन। अब आगे कैसे क्वेश्चन निकलेंगे उस चीज़ को ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछेगा किरण जा रही है विरल माध्यम से सघन माध्यम में। कहाँ जा रही है? विरल माध्यम। बताइए आई बड़ा होगा कि आर बड़ा होगा? चलो इसको लिख देते हैं। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया आपतन कोण, और ये हो गया अपवर्तन कोण। तुम सही लिखे हो नोट्स में, अपवर्तित कोण, ठीक है। अपवर्तन कोण भी कह सकते हो, हाँ, है ना। तो ये वाला बात हो गया। यहाँ भी लिखा है अपवर्तन कोण भी कह सकते हो या अपवर्तित कोण भी कह सकते हो। क्वेश्चन सुनो और जवाब दो उसका। मैंने कहा कि किरण जा रही है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, कौन कौन बड़ा होगा? आपतन कोण की अपवर्तन कोण? ऑप्शन में फिर से सुनो, सोच कर बोलना। किरण जा रही है विरल माध्यम से कौन माध्यम में? आप तो आई बड़ा होगा कि आर बड़ा होगा? आई बड़ा होगा। समझ में आ गया ना? आई बड़ा होगा। तू आर कैसे बोल दिया? सर आई बड़ा होगा, काहे कि सर ये जाना मुड़ जाता है इधर। अब यहाँ देखने वाली बात है, शीर्षाभिमुख कौन पढ़ा होगा? आमने सामने कौन को शीर्षाभिमुख कौन कहते हैं? जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने बने कौन को शीर्षाभिमुख कौन या सम्मुख कौन कहते हो? कहते हो ना। वो आपस में बताए भी थे, आप बराबर होते हैं। ऐसे दो लाइन क्रॉस कर रहा है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं, मैंने इसीलिए स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाया था। ये स्ट्रेट लाइन हुआ ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हुआ, तो ये एंगल बराबर पूरे होंगे इसके बराबर ना। ये आई तो ये भी क्या होंगे, लेकिन आर इतना है।
तो पहला क्वेश्चन ये निकल गया, जब प्रकाश किरण जाती है विरल माध्यम सघन माध्यम में, उस कंडीशन में आई होंगे बड़ा और आर होंगे छोटा। जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, याद रखो हमेशा, बताया था मैंने पहले, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होगा और जिधर एरो है उधर क्या होंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन, क्या जो पहले स्पीड्स है रेडियर में इस माध्यम में, क्या वही स्पीड्स यहाँ भी होंगे। नहीं होगा। यानी कि और क्या निकल गया, जब प्रकाश की किरण विरल से जाएंगे सघन तो प्रकाश की चाल बदलती है कि नहीं। क्वेश्चन पूछेगा कि जब प्रकाश किरण जाएगी विरल माध्यम सघन माध्यम में, ए नंबर में प्रकाश चाल बढ़ जाएगी, बी नंबर में घट जाएगी, सी नंबर में अपरिवर्तित रहेगी, डी नंबर नन ऑफ दीज। बोलो क्या होगा। घट जाएगी या घट जाएगी, ये भी कहेगा। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन सेट होता है, समझ में आ गया ना। ऐसे क्वेश्चन पढ़े हो उसी से, लेकिन क्वेश्चन ऐसे रब किया जाते हैं। या ये भी कभी ई ने कहेगा घट जाएगी, कभी कहेगा परिवर्तित हो जाएगी, सिर्फ बात खत्म है। हाँ, परिवर्तित मतलब बदल जाएगी। तो वो स्पष्ट नहीं किया है घट जाएगी बढ़ जाएगी। अब देखो, अब और थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन का बनना होगा क्वेश्चन को। किसी ऑप्शन में दे देगा परिवर्तित होगी, एगो में दे दिया स्पष्ट करके घट जाएगी, तब कौन ठीक मारेगा। परिवर्तित नहीं, तब घटने वाला स्पष्ट कर दिया है वो, उस कंडीशन को फंस सकते हो, कंफ्यूजन हो सकता है। समझ में आ गया ना। परिवर्तित तो हो रहा है, ठीक है, वो ऑप्शन भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन बेटर ऑप्शन कौन है, एप्रोप्रिएट ऑप्शन, वो टिक करना है हमको। जो घट जाएगी चाल वो टिक करेंगे। समझ में आ गया ना। इस प्रकार का धोखा एग्जामिनर जनरली देते हैं 2 क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन में देते हैं, तो अब नहीं धोखा दे सकेगा। क्वेश्चन क्या था सर। क्वेश्चन मैंने ये कहा था, जब प्रकाश किरण जाएगी विरल माध्यम सघन माध्यम में, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की चाल घट जाएगी, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश की चाल अपरिवर्तित रहेगी, डी नन ऑफ दीज। घट जाएगी। और यदि घट जाएगी नहीं रहेगा ऑप्शन, तब लेंगे परिवर्तित हो जाएगी, ये वाला रहेगा। वो नहीं रहेगा तो नन ऑफ दीज मारेंगे सीधा। समझ में आ गया ना। कोई ऑप्शन मान लो नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, हम मारवे करेंगे, डी में देखो क्या नन ऑफ दीज रहेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अलर्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन ये लिख देते हैं, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, निकलो यहाँ से, प्रवेश करती है, तब प्रकाश की चाल घट जाती है। प्रकाश की चाल क्या होगी, घट जाती है। ध्यान रखना इस चीज़ को। और यहीं पर शांतने होते हैं, और भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। वेवलेंथ भी कम हो जाएगा, प्रकाश के स्पीड्स वेलोसिटी क्या हो गए यहाँ पर जी, डिक्रीज हो जाएंगे। और यहाँ से वेवलेंथ बारे में पता है किसी को। वेवलेंथ क्या होती है, तरंग दैर्घ्य। वो तो हिंदी बता दिया तू, कुछ गुड मतलब क्या होता है। मतलब जिस मतलब साउंड जो है, साउंड का जो गति जो है उस तरंग दैर्घ्य में नापा जाता है। ये सब क्वेश्चन तो पुराना हो चुका है, आजकल का ट्रेंड चल रहा है वेवलेंथ का ट्रेंड। समझ में आ गया ना। वेवलेंथ घटेगी, क्यों घटेगी, मेन ये रीज़न है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तरंग दैर्घ्य भी कम हो जाएगा, या घटेगी या कम हो जाएगा। समझो, 10th में पढ़ाए भी थे, भूल गया। अब जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया, खाली रोड पर साइकिल चला रहे हैं और पानी में साइकिल चला रहे हैं। नहीं चलाए हो कभी, बारिश पड़ रहा है, मान लो थोड़ा सा पानी रोड पर लगा है ठेहुना भर, तब चला रहे हैं उस कंडीशन में। या ऐसे समझो, बालू पर दौड़ लगाओ, खाली ज़मीन पर दौड़ लगाओ, लंबा लंबा डेग कहाँ मारेगा, जमीन। सिंपल जो ज़मीन है। पहले ये कुछ आइडिया लगा, आप बताते हैं वेवलेंथ क्या। सुनो, एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं। एक वेव की लेंथ को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। जैसे त्रिकोणमिति में पढ़ाएंगे 11th में, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनते हैं, और वेव भी इसी प्रकार से ट्रेवल करते हैं। समझ जाएगा ना। जल शांत रहेगा, शांत जल है, और एक कंकड़ उसमें मार दो तो देखो ऐसे ऐसे बनता है, कुछ इस प्रकार का। दिस इज ए वेव। समझ में आ गया ना। वो क्या बन रहे हैं वहाँ पर, वेव। और वेव चैप्टर भी है। जब जो वेव के बारे में पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तरंग दैर्घ्य, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सब क्या होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। अभी आगे थोड़ा समझ करके क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं।
अब देखो एक वेव यहाँ चलना शुरू किया, यहाँ से चलना वेव शुरू किया, और एक चक्कर कब मारेगा, ये घूर करके फिर यहीं पहुँच जाएगा। वेव कहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना वेव शुरू किया, और ये पूरा यहाँ फिर पहुँच गया, एक चक्कर हो गया फिर, है ना। फिर यहाँ से स्टार्ट किया चलना, फिर ये एक चक्कर पूरा यहाँ पर मार लिया। और इसमें देखो वेवलेंथ में फैक्ट इधर हम लिखे होंगे इसका, क्रेस्ट होते हैं, दो क्रेस्ट के बीच के जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग वेवलेंथ के नाम से जानते हैं, है ना। लैम्डास दिखाए होंगे। ये जो अपर पोर्शन है इसको क्रेस्ट कहा जाता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रेस्ट। और इसको ट्रफ कहा जाता है, इसको नीचा वाला क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रफ। नीचा में जो होंगे वो क्या होंगे, ट्रफ होंगे। और क्रेस्ट से लेकर के ये जो एक्सिस है यहाँ मिड पॉइंट जिसे कहते हो, इसके बीच के दूरी को एम्पलीट्यूड आयाम कहा जाता है, या इसको भी आयाम कर सकते हो। दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते, इक्वल होते हैं। और किसी दो कंजुकेटिव क्रेस्ट या दो कंजुकेटिव ट्रफ के बीच के दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, और वेवलेंथ को लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। ये है लैम्डा, ये क्या है, लैम्डा है। तो एक क्रेस्ट ये है ना, ये भी क्रेस्ट ही है, और ये ट्रफ, ये भी ट्रफ भी है। तो इसके बीच के जो डिस्टेंस होंगे ना, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस, इसी को कहते हो, क्या कहते हो, वेवलेंथ कहते हो। तो मैंने इसीलिए बताया एक वेव की लेंथ को क्या बोलते हो, वेवलेंथ। या यहाँ पर यदि बात करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा यही लैम्डा होगा, है ना। वेवलेंथ समझ में आ गया। अब इसको समझ गए हम। जैसे मैंने बताया खाली ज़मीन पर दौड़ रहे हैं और पानी में दौड़ लगा रहे हैं या बालू में दौड़ लगा रहे हैं, तो लंबा लंबा दौड़ कहाँ लगाएंगे, ज़मीन पर। इसका मतलब जहाँ पर रुकावट कम होगा मार्ग में वहाँ लंबा लंबा डेग मारेगा, मतलब वहाँ वेवलेंथ अधिक होगा। सिंपल सी बात है, वहाँ वेवलेंथ क्या होंगे, याद करने का तरीका है ये, एक्चुअल कंसेप्ट भी यही है। और जहाँ मार्ग में रुकावट है वहाँ वेवलेंथ क्या होंगे, वहाँ पर। अब तुम बताओ लाइट प्रकाश ट्रेवल कर रही है हवा में, तो हवा में रुकावट है, धूल कण सब उतना नहीं रोक पाता है। लेकिन पानी में रुकावट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसीलिए जब वेवलेंथ पानी में एंटर, हवा से कहाँ एंटर करेंगे, पानी में एंटर करेंगे, तो उसका वेवलेंथ भी क्या होंगे, बेचारा स्थिर से चलेगा, लंबा लंबा स्पीड उसका रिड्यूस हो जाएगा, छोटा छोटा डेग मारेगा, वो उतना जल्दी जा ही नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है जब प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम ट्रेवल प्रवेश करती है तो वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य उसका क्या होंगे, कम हो जाएंगे। अब समझ में आ गया ना। ऐसे रखना ध्यान में कि हवा में हैं हम, अब जा रहे हैं पानी में, तो लंबा लंबा डेग नहीं मार पाएंगे। एक बार पानी में देखना दौड़ करके, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ऐसे सिंपल दौड़ो तो तुम्हारा डेग ऑटोमेटिक कम जाएगा, तू जल्दी उठा ही नहीं पाएगा चाह करके भी, है ना। तो ये बात हो गई। तो ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया कि जब जाएंगे रेडर से जंक्शन में तो ये होती है। अगला फैक्ट्स है, अब देखो यहाँ से, जब प्रकाश अपना माध्यम बदलेगा, यहाँ पर क्या हुआ है, प्रकाश अपना मीडियम चेंज कर लिया है। पहले रेडर था, अब जंक्शन, मीडियम कर लेगा तो उसकी चाल क्या होगी, परिवर्तित हो जाती है। मैंने बताया भी स्पीड्स परिवर्तित हो जाती है, स्पीड्स क्या होंगे, बदल जाएंगे। लेकिन प्रकाश की आवृत्ति और रंग नहीं बदलता है। फ्रीक्वेंसी एक नया टर्म फिर आया, फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हो आवृत्ति, क्या कहते हो जिसे, आवृत्ति एंड रंग नहीं बदलता है। ये क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी मतलब पता है किसी को, फ्रीक्वेंसी जानते हो, आवृत्ति, हाँ 9th में है, 9th में सब पढ़ाया जाता है। फ्रीक्वेंसी बराबर होते हैं 1 टाइम पीरियड, क्या होते हैं, 1 टाइम, और टाइम का मात्रक क्या होते हैं, सेकंड। सेकंड। तो फिर ये हो गया 1 सेकंड, यानी कि पर सेकंड भी कह सकते हो इसका मात्रक, या हर्ट्ज भी कहते हैं हम लोग। नींद लग रहा है, कैसे होगा नींद में, सो कराना चाहिए ना, क्योंकि जितना हम बोल रहे हैं ना एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है, उससे सब क्वेश्चन बनता है, एडॉप्ट होते हैं क्वेश्चन। एक को गया तो पता चला वही कहीं आ गया, तो हमको भी थोड़े पता है कौन क्वेश्चन हम पूछेगा, हम तो पूरा पढ़ा रहे हैं ना, सब क्वेश्चन एक तरह से बोल रहे हैं, छूट जाएगा भारी दिक्कत है।
मैंने फ्रीक्वेंसी के बारे में चर्चा किया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी यानी रंग नहीं बदलता है, मतलब फ्रीक्वेंसी तो पता नहीं है तो कैसे समझेंगे। रंग तो कन्फर्म है तो नहीं बदलता है, तो सिंपल सी बात है कि इधर से लाइट प्रकाश वाइट लाइट जा रही है तो पानी में भी कैसा लाइट महसूस होगा तुमको, वाइट लाइट ही, वो तो दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात है। सोचो एक प्रैक्टिकल घटना, एक कांच ले लेना घर में, तो कांच होगा ना, चाय पीने वाला कांच होगा, उससे होकर के टॉर्च मारना, इधर से वाइट लाइट जा रही है ना तो उसके उधर भी दूसरे साइड वाइट लाइट ही दिखाई देगा ना, दिखाई देगा वाइट लाइट। अब स्पेशल कलर को उससे ट्रेवल करवा रहे हो जैसे कल बताए थे, तब तो अलग बात है। यहाँ हम लोग वाइट लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए रंग नहीं बदलेगा, माध्यम चेंज होने पर भी रंग प्रकाश का नहीं बदलता। क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश जा रही है सघन से विरल जाए, विरल से सघन जाए, कोना मध्यम में जाए, रंग कभी उसका कलर चेंज नहीं होगा। प्रिज्म में तो फिर है? रंग बदल जाता है प्रिज्म में। प्रिज्म में रंग नहीं बदलता है, मतलब प्रिज्म में 7 रंग सात विभक्त हो जाते हैं। वही सब। वो पहले भी 7 रंगे था लेकिन तुमको दिख नहीं रहा था 7 रंग उसमें। वो 7 कलर मिलकर क्या बनाते हैं, एक कलर बना रहे हैं। वो तो पहले भी उसमें था ना, वो तो देखने के लिए हम ऐसे किए हैं। पहले भी 7 अभी भी 7 हैं। प्रिज्म के मदद से सब रंग दिखाई समझ में आ गया ना। यहाँ पर रंग बदलने का मतलब ये देखो क्या है कि पहले मान लो जैसे व्हाइट लाइट थी, क्या मीडियम चेंज करने के बाद वो रेड लाइट हो गई है। यहाँ पर रंग बदलने का मतलब ये है। अब समझ में आया। पहले व्हाइट लाइट थी, मीडियम चेंज किया, रेड डेंसर गया, क्या वो ग्रीन कलर का हो गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस कलर का पहले था अभी उसी कलर का है। यहाँ पर रंग बदलने का मतलब ये है, कलर चेंज नहीं, कलर डज नॉट चेंज व्हेन लाइट मीडियम आर चेंज। फ्रीक्वेंसी का हम लोग बात करने वाले थे, आवृत्ति का बात करने वाले थे। मैंने बताया फ्रीक्वेंसी बराबर जो टॉपिक्स, देखो ये टॉपिक्स ही है, वेव तरंग नाम का चैप्टर ही है, वहाँ पर ये सब डिस्कस किया जाते हैं। लेकिन यहाँ आगे थोड़ा सा बता देते हैं ताकि क्वेश्चन समझ में आए। फ्रीक्वेंसी बराबर होते हैं 1/टाइम पीरियड पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना वेव निकला। जैसे इसी पॉइंट को यहाँ से चलो, ये एक सोर्स ऑफ वेव है, यहाँ से वेव निकल रहे हैं, 1 सेकेंड में कितना वेव निकला। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ वेव निकलना, 1 सेकेंड में गिनेंगे बैठ कर। जैसे सिंपल समझो, किसी चौक पर बैठ जाओ और घड़ी तुम्हारे पास टाइमर ले लो, देखो 1 सेकेंड में क्या गाड़ी पास हो रहा है, 1 सेकेंड में वही फ्रीक्वेंसी हो गया। 5 गाड़ी पास किया तो फ्रीक्वेंसी हो गया 5 हर्ट्ज। 1 सेकेंड में कितना पास करता है वेव, वही उसका क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी होंगे। कुछ आइडिया लगा फ्रीक्वेंसी का? वही आवृत्ति है, कुछ भी नहीं है। तो भले स्पीड्स कम हो जाएंगे, विरल से जब जाएंगे सघन में स्पीड्स कम हो जाएंगे, लेकिन 1 सेकेंड में जितना वेव जा रही थी उतना ही जाएगी, कमेगी नहीं, स्पीड्स भले कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है फ्रीक्वेंसी और कलर लाइट्स के नहीं चेंज होंगे और परिवर्तित रहते हैं। कितना बात सीखे हम लोग, 1 मिनट में सबको मेमोराइज कर लेते हैं। प्रकाश जाएंगे विरल से सघन माध्यम में, जिसका अपेक्षाकृत डेंसिटी कम होगा उसे कहते हैं विरल, और जिसका अधिक होगा उसे कहते हैं सघन। जब विरल से सघन में जाएगी उस कंडीशन में आई बड़ा होगा और आर क्या होंगे, छोटा होंगे। अब देखो इस एंगल को ये जाना चाहिए इस प्रकार से, लेकिन ऐसे यहाँ से यहाँ चले आई, इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग, जिसे डेल्टा से इंडिकेट कर, जिसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, डेल्टा। सही ना बताए थे? जी सर जी, डेल्टा बताए। अच्छा, उसमें लिखा है नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है, जान लो इसे डेल्टा कहते हो। इसे क्या पढ़ेंगे, मैंने बताया था ये छोटा डेल्टा है, जिसे क्रॉन्कर डेल्टा भी कहा जाता है। एक बड़ा डेल्टा भी है जो 10th क्लास में भी यूज़ किया जाता है इस प्रकार से। ये बड़ी, इसको भी डेल्टा ही पढ़ते हैं। दोनों क्या है, ये भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा है। ये बड़का भाई, ये छोटका भाई, इसे क्रॉन्कर डेल्टा भी कहा जाता है। और इसका यूज जो जनरली हम लोग है डिफ्रेंशिएशन में करेंगे। और जैसे 12th में पढ़ा होगा साइन थीटा डिफ्रेंशिएशन, कॉस थीटा कैसे हुआ उसको प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। एरिया सबको दिखाएंगे, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल मैथ में पढ़ाएंगे जिस दिन चलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वहाँ पर डेल्टा का यूज़ किया जाता है। तो डेल्टा यहाँ पर क्या है, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा क्या हो गया यहाँ पर, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। अब यहाँ तू देखो एंगल आई बराबर ये डेल्टा प्लस आर करेंगे तब होगा, यानी एक निकल गया एंगल आई बराबर एंगल आर प्लस क्या होंगे जी, डेल्टा विचलन कोण। समझ में आ गया। अब इसी में यहाँ पर 3 क्वांटिटी है, 3 में से कोई 2 क्वांटिटी दे देगा, तीसरा क्वांटिटी निकल जाएंगे आसानी से। तो इस पर भी क्वेश्चन अडॉप्ट हो सकते हैं, कोई 2 देगा 1 पूछ लेगा। समझ में आ गया ना।
अच्छी बात है। तो हाँ, दूसरा बात बता रहे थे, प्रकाश किरण विरल से जाएगी सघन माध्यम में, प्रकाश की चाल घट जाएगी। क्यों घटेगा? चाल समझ में आ गया ना? अरे मार्ग में रुकावट है इसलिए चाल क्या होंगे? घट जाएंगे ना। तुम साइकिल धीरे कर लोगे या दौड़ रहे हो तो तुम्हारा स्पीड कम हो जाएगा। स्पीड्स कम हुआ जैसे ही, तो पहले तो लंबा लंबा डेग मार रहा था, अब डेग भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, यानी कि वेव लेंथ भी क्या होंगे? कम हो जाएंगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी और रंग नहीं बदलते हैं। अब बात करते हैं, ये तो था विरल से सघन में, अब प्रकाश को भेजेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में। जैसे पहले बताया था, इधर लाइट सघन से इसको भी देखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपरे मानते हैं विरल, नीचा विरल नहीं मानते हैं। तू कहीं भी कर सकते हो। मानो अभी इस केस में क्या हुआ है, हवा से बारे हैं टॉर्च पानी में, तुम्हारा मन बदल गया, स्विमिंग करने गए हो, और नीचा से बारे हो टॉर्च हवा में, तो कुछ भी हो सकते हैं। लाइट का सोर्स कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन में ध्यान से देखने वाली बात क्या है, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, यानी कि लाइट का सोर्स किधर से है, वो ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ मान लेते हैं हवा, फिर से ये हो गया विरल माध्यम। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आज धीरे धीरे आगे डिस्कस इस पर हम लोग करेंगे। और इधर मान लेते हैं पानी, सघन माध्यम है ना। इधर वाटर, इसमें वाटर दिखा देते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के पार्टिकल हैं। अब लाइट जा रही है इस प्रकार से, मान लो मैंने लाइट इस प्रकार से भेजा, इसका क्या नाम देंगे? आपतित किरण, है ना। ये हो गया आपतन बिंदु, वो हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर एक क्या खींच देंगे हम लोग? नॉर्मल खींच दिया मैंने। अभी देखो, अभी कहाँ पर प्रकाश ट्रेवल कर रही है? पानी में ही। और ये कह सकते हो कुछ इस प्रकार से सोर्स ऑफ लाइट है, कोई एनीबॉडी, कुछ भी तुम्हारे हाथ में जो भी इंस्ट्रूमेंट उससे लाइट भेज रहे हैं। किरण को जाना चाहिए इस प्रकार से, लेकिन किरण जाएगी दूर हट कर जाएगी, होती है ना इस प्रकार से। क्यों? अभी देखो पानी में हम लोग दौड़ रहे थे, नहीं, अब जैसे पानी से बाहर निकले हवा में फ्री हो गए एकदम पूरा, एकदम से उस प्रकार से। तो ये होगा एंगल आई, और एंगल, तू बताओ एंगल आर इसमें कौन होगा? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, नहीं सर, अच्छा, और पूरा, ठीक है, ये पूरा एंगल आर हो गए हैं। समझ में आ गया ना। तो इसको बोलो क्या कहते हैं हम लोग? इसको क्या कहते हैं हम लोग? आपतित किरण। आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको? आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। अपवर्तित, परावर्तित नहीं बोलेगा, नहीं, ठीक है। वही किरण। अपवर्तित किरण, इसको क्या बोलेंगे? किसको? आपतन कोण लिखा हुआ ही है, और इसको अपवर्तन कोण वो लिखा हुआ ही है। अब देखो सघन से कहाँ गया है? विरल। क्वेश्चन क्या पूछेगा? लाइट जा रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम, बताइए आई होगा बड़ा कि आर होगा बड़ा? तार हो। इस कंडीशन में कौन बड़ा है? आई क्या है? छोटा। प्रोग्राम चेंज हो चुका है। तो इस कंडीशन में बोलेंगे एक नंबर फैक्ट्स हो गया, आर ग्रेटर देन आई। इसको भी घुमा सकता है। आई क्या होंगे? छोटा। और आर क्या होंगे? बड़ा। लाइट ऐसे गई, जाना चाहिए इस होकर के, लेकिन वो मार्ग से डेविएट हो गया, और यहाँ पर तब विचलन कोण यदि हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन का, ऐसे जाना चाहिए ना, ऐसे चली गई, यहाँ से इतना, यहाँ से डेविएट हो गई, तो ये हो गया डेल्टा। और इस कंडीशन यदि हम लोग रिलेशन का यदि बात करेंगे, क्या होगा रिलेशन बताओ, संबंध बताओ। देखो ये क्या है? एंगल आई है ना। इस देखना ध्यान से, तुमको ऐसे में फंसा सकता है एग्जामिनर कैसे। ये नॉर्मल हो गया ना, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे हो गया, तो आमने सामने कौन आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये आई है ना, तो यही एंगल होगा आई, ये एंगल आई होगा ना। देखो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है ना, ये ऐसे जाएगी, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन जा रही है ऐसे, माध्यम चेंज हुआ है ना, तो रास्ता भी बदल जाती है। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये आई, तो ये भी आई हो गया ना आई। ये टोटल कितना एंगल है? आर। आर बराबर क्या होंगे? ये आई प्लस ये डेल्टा। यहाँ से कंसेप्ट निकल गया, एंगल आर बराबर
एंगल डेल्टा आर बराबर एंगल आई आई प्लस डेल्टा। अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे, किरण जा रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम जा रही है विरल माध्यम में, बताओ विचलन कोण क्या होंगे? हाँ क्या सर? विचलन कोण, विचलन कौन तो ये ना तो यहाँ से डेल्टा निकालेंगे तो डेल्टा बराबर क्या होगा? एंगल आर माइनस एंगल आई। एंगल आई। अब वहाँ इसको लॉन्ग्वेज में लिखा रहेगा, आर क्या है बताओ? आर क्या लिखल है? अपवर्तन कोण और आपतन कोण का अंतर होगा, फिर आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अंतर होगा। ऐसे करके क्वेश्चन देगा तुमको। तू लिखेगा ना आर आई तो धरिए लगा था उसको, और लॉन्ग्वेज थोड़ा कर देगा तो पढ़ने में टाइम लगता है, जब तक पढ़ेगा जब तक भूल जाता है आदमी। बात समझ में आ गया ना? ऐसे क्वेश्चन अडॉप्ट किए जाते हैं, उसी को ध्यान में रखना है। यहाँ भी इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। किरण जा रही है विरल से कहाँ जा रही है, बताइए विचलन कोण क्या होंगे? तो यहाँ तब क्या हो जाएंगे, केस बदल जाएंगे, एंगल आई में से घटा देंगे तब किसको हम लोग? आर को। तब किसका किसका अंतर हो जाएगा? आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अंतर। अब वही बात यहाँ पर अपवर्तन कोण और आपतन कोण का अंतर है। बात समझ में आया? नेक्स्ट पेज अब लो। यहाँ तक कुछ पूछना भी है किसी को? नेक्स्ट पेज लो, पहला पेज रहने दो, उसका काम अभी होगा। बोतल कहाँ से पानी है? नीचे हम हवा कहीं रखा हुआ है। यहाँ पर है बोतल रखा निकाल हुआ है। दो बोतल। जी जी अंदर से पानी कहाँ से लाए? पानी तो लेते हैं, दूसरा पीते हैं, मंगवा देते हैं, रुको। ओला अथी सर्जी किन लके फिल्टर छै मेलान फिल्टर ला जैसे हमने इस केस में बात किया, जैसे हमने इस केस में बात किया कि ये जो इतना है, उसी प्रकार से यहाँ बात करेंगे। यहाँ क्या हो रहे हैं, जस्ट इसका उल्टा हो जाएंगे, जस्ट इसका क्या होंगे? उल्टा होगा। क्योंकि जो यहाँ बढ़ रहा था वो यहाँ क्या होगा? घटेगा। और जो यहाँ घट रहा था वो यहाँ बढ़ेगा। तो कोई एक रखो याद, दूसरा अपने हो जाएगा। याद करने का यही तरीका है, सबसे आसान। जहाँ परेशानी हो याद करने में, वहाँ दो चीज़ें मत, एक याद करो, दूसरा अपने याद हो जाएगा। अब बताओ, सघन से जाएगी कहाँ पर? विरल में। तो उस कंडीशन में तो बता दिया आर बड़ा होगा आई से, है ना। दूसरा है प्रकाश की चाल क्या होगी इस कंडीशन में, घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। पानी में दौड़ लगा रहा था, अब पानी से कहाँ निकले हो? बाहर, हवा में डिस्टरबेंस क्या होंगे? कम होंगे। डिस्टरबेंस कम होने की वजह से स्पीड्स ऑफ लाइट्स क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। तो वेलोसिटी क्या होंगे? प्रकाश की चाल इंक्रीज कर जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको क्या कहेंगे हम लोग? बढ़ जाएगी। 3 नंबर में वेवलेंथ क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। वेवलेंथ क्या रहेगा? वो परिवर्तित। अरे फ्रीक्वेंसी ना परिवर्तित रहेगा। हम वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। बाहर आए अरे पानी में छोटा छोटा डेग लगा रहा था ना, अब जैसे बाहर निकलेगा बड़ा लंबा लंबा एकदम से, समझ में आ गया ना। तो लैम्डा क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ जाएगी। लैम्डा बढ़ जाएगा, तरंग दैर्घ्य भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अब देखो, आवृत्ति हमेशा फिक्स होती है, यहाँ लिख देते हैं नोट में। यही क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चन बनते हैं, डिस्कस करेंगे। आवृत्ति हमेशा क्या होगा? हमेशा फिक्स होती है। मतलब विरल से जाए सघन या सघन से जाए विरल, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया ना। फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है हमेशा, कारण भी बता दिए हैं। मान लो इस सरफेस से ऊपर है विरल माध्यम, इस सरफेस से नीचा कौन माध्यम है? सघन माध्यम है। यहाँ से 10 गोरे निकल रहा है 1 सेकंड में, 10 गोरे इंटर करेगा किस में? पानी में। 10 रे पानी में जाएगा, 10 रे क्या होगा? पानी में जाएगा। भले उसका स्पीड्स कम जाए या वेवलेंथ घट जाए या बढ़ जाए, जो भी हो, लेकिन नंबर ऑफ रे उतना ही जाएंगे। और नंबर ऑफ रे जब उतना ही जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होंगे? हमेशा फिक्स होंगे। या बाहर से ऊपर आएंगे या ऊपर से अंदर जाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी बदलते नहीं हैं और कलर भी बदलते नहीं हैं। ये 2 चीज़ रखना। चाल व तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के समानुपाती होती है। चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तरंग दैर्घ्य याद रखो, याद करने का तरीका है वेवलेंथ यानी कि लैम्डा के
इधर भी हो गया, यानी कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा। यदि इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, अभी तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं ना, अब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। प्रकाश की चाल को घटा देते हैं, प्रकाश की चाल को घटा देते हैं। तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, नन ऑफ दीज बताओ। समानुपाती मतलब ई घटेगा तो ई भी घटेगा, है ना, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। समझ में आ गया ना। जैसे अभी फर्स्ट केस में मैंने देखा कि लाइट जा रही है रेडियल मीडियम, किस मीडियम में, डेंसन मीडियम में, तो स्पीड्स तो कम नहीं है, स्पीड्स कम जाएंगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट्स क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए। वेलोसिटी रिड्यूस हो गए तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो गए हैं, कम हो जाएंगे। यहाँ पढ़ाए हैं, लिखा भी है दोनों बात। यहाँ बताए हैं सघन जाएगा विरल, तो क्या होगा उस कंडीशन में, स्पीड्स बढ़ जाएंगे, स्पीड्स बढ़ जाएंगे तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सब बंद करते हैं, चलो सुनाओ क्या पढ़ा अभी, हो जाएगा। अब देखो प्रकाश की चाल, देखो रट कर कोई चीज़ पढ़ोगे नहीं तो समझ में कभी नहीं आएगा। कोई भी चीज़ होता है ना, अपने मेंशन नहीं होता, तो कारण होता है वो क्या हो रहा है, और जब वो कारण जान जाओगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो सब एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है, सीरियली देखो एक दूसरे पर सब निर्भर कर रहा है, ये हुआ इसीलिए वो ऐसा हुआ, तो आसानी से हो जाएगा। अब देखो प्रकाश की चाल पर भी डेंसिटी एक ऐसा चीज़, यदि व्यक्ति को डेंसिटी समझ में आ जाए तो बहुत चीज़ क्लियर हो जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के डेंसिटी से, है ना। घनत्व जिसे कहते हो, घनत्व बराबर क्या होता है फार्मूला, द्रव्यमान बटे, उससे कुछ नहीं होने वाला है, फिजिकल मीनिंग होना चाहिए क्लियर, तभी समझ में अच्छी से आती है। अब प्रकाश की चाल देखो, घनत्व मतलब होता है जो जितना अधिक घौंजा है उसका डेंसिटी उतना अधिक है, ऐसे समझो, जो जितना अधिक, हाँ तो ऐसे समझ में आएगा। वो घनत्व और द्रव्यमान कह देंगे तो कोई पता नहीं चलेगा, बहुत इतना पड़ेगा तब। इसकी हेल्प से बहुत चीज़ हम ऐसे समझा देंगे। घनत्व मतलब क्या होता है, जो जितना अधिक घौंजा होगा, देहाती भाषा में उसका घनत्व उतना अधिक होगा। समझ में आ गया ना। 1 किलो मूंग ले लिया और 10 × 10 ग्राम छीट दिए हैं। कोई व्यक्ति 2 किलो मूंग ले लिया और वही 10 × 10 ग्राम छीट रहा है, बोलो किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, 2 किलो वाला का, क्योंकि वो पास पास रहेंगे। अब देखो उसी प्रकार से यदि हम लोग एयर की बात करें या जिसे गैस कहते हो, समझो ठीक से, वाटर की यदि हम लोग बात करते हैं और सॉलिड्स की यदि बात करते हैं, एयर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और वो रैंडमली मोशन करने के लिए फ्री होते हैं, मतलब किधर जा सकते हैं। कहेगा कैसे हम समझेंगे, कहेंगे तू यहाँ निकालो सेंट, 10 फीट बाद आदमी को सूंघा सेंट उसको महक देगा। समझ में आ गया ना। तो उसके पार्टिकल कुछ इस प्रकार, समझो इस चीज़ को, उसके पार्टिकल कुछ इस प्रकार से होते हैं, एयर यानी गैस के पार्टिकल्स। लिक्विड्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं, गैस स्टेट में क्यों है, इसलिए है उसके मॉलिक्यूल के बीच का दूरी काफ़ी अधिक है लिक्विड्स की अपेक्षा, सॉलिड्स की अपेक्षा, इसीलिए वो किस स्टेट्स में है, गैस स्टेट्स में है। जब उसको क्या करेंगे हम लोग, कंप्रेस कर देंगे, क्या करेंगे उसको हम लोग, उस पर प्रेशर लगाएंगे। देखो इसको चारों तरफ से कंप्रेस करो, मॉलिक्यूल क्या होंगे इसके, पास पास सट जाएंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से रहते हैं। लिक्विड स्टेट में काहे है तो उसकी रीजन यही है, इस प्रकार लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं। अब फिर क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, दाबेंगे, पूरा प्रेशर लगाएंगे, इतना प्रेशर लगाएंगे मॉलिक्यूल एक दूसरे के पूरा नज़दीक हो जाएंगे, तब वो हो जाएंगे ठोस के मॉलिक्यूल। इस प्रकार से कुछ समझ रहे हो ना। जैसे ये ठोस है, ये ठोस स्टेट, ये सॉलिड्स का है, इसका जवाब है, इसलिए सॉलिड स्टेट में है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो हैं वो काफ़ी क्या है, नज़दीक, काफ़ी पास पास हैं, इसलिए वो सॉलिड स्टेट्स में है। लिक्विड स्टेट में इसलिए है क्योंकि सॉलिड्स की अपेक्षा उसके मॉलिक्यूल के बीच का दूरी थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वो लिक्विड स्टेट्स में है। गैस स्टेट में इसीलिए है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के बीच का दूरी लिक्विड की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए वो गैस स्टेट में है। और इतने, अब देखो एक रीज़न ये भी है, इसके एक दूसरे के मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं सॉलिड्स में। अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे, जिसे आकर्षण बल कहते हो। जैसे जना कि ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल खींचेगा इसको अपने तरफ, ये मॉलिक्यूल खींचेगा इसको अपने तरफ, यानी कि कुछ इस प्रकार से होते हैं पूरा, मतलब एक दूसरे से पास पास भी होते हैं और एक दूसरे खींचते भी हैं, जिस कारण से ये सॉलिड स्टेट्स में है, काफ़ी आकर्षण बल होते हैं उसमें। समझ में आ गया ना।
लेकिन लिक्विड्स में थोड़ा सा कम होते हैं, गैस में तो बहुत कम होते हैं। और गैस में आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी कम होने के कारण ही गैस के पार्टिकल रेंडमली मोशन कहीं भी कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, इसी रीज़न से। अच्छा ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया कि क्वेश्चन याद करना नहीं पड़े, नहीं तो फंसा देगा, कहेगा वो तो हमको पता है निर्वात में इस प्रकार से कुछ होती है, लेकिन ऑप्शन आगे देंगे तब पता चलेगा। अब देखो, जैसे प्रकाश की चाल सबसे कहाँ होगी ज़्यादा, निर्वात में होगी। एक याद रखना, इसका स्पेलिंग VACWM होते हैं। इसका स्पेलिंग क्या होते हैं, VAC स्पेलिंग क्या बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं, एक बार इसी में पूछ चुका है क्वेश्चन, वहाँ पर लिखा था VACCUM, नहीं गलत है ये। स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं भविष्य में दोगे, स्पेलिंग करेक्शन पूछते हैं। वैक्यूम कई बार पूछा है, कहेगा हमको नहीं देगा, कहेंगे रीजनिंग वाला कोई एग्जाम देगा, वहाँ रीजनिंग में आ जाता है क्वेश्चन। तो ये VAC 2 U है, इसमें याद रखना, एम है, वैक्यूम का हो गया। निर्वात का मतलब कौन समझाएगा हमको, निर्वात जहाँ पर वायुमंडल नहीं रहता, मतलब कुछ भी मतलब वहाँ पे वायुमंडल नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक कोई भी कण वहाँ पे मौजूद नहीं रहेंगे। निर्वात मतलब कुछ भी नहीं है, शून्य सरपट। कहेगा एग्जाम्पल दीजिए, कहेंगे स्पेस में जाओ ना, वहाँ कुछ नहीं है, चांद पर है वहाँ वायुमंडल नहीं है, वहाँ पर वही ना हुआ, नहीं हुआ निर्वात। वो वहाँ पार्टिकल है ना, कण है, कुछ कण है वहाँ पर, गैस है ना, कुछ अदर गैस है ना, हो तो गया। निर्वात मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान उपस्थित हैं, समझ में आ गया ना, वो निर्वात हो गए, वैक्यूम हो गए। तो निर्वात सबसे स्पीड निर्वात होंगे, क्यों, लाइट को डिस्टर्ब करने वाला वहाँ पर कोई नहीं होगा, इसीलिए वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। वहाँ पे स्पीड सबसे क्या होंगे, ज़्यादा। और कितना होते हैं बाद में उसको लिख देंगे हम लोग। उसके बाद वायु, एयर जिसे कहते हो हम लोग जहाँ पर अभी हैं, उसके बाद स्पीड्स वहीं होंगे ज़्यादा निर्वात के बाद। उसके बाद स्पीड्स होंगे कहाँ पर ज़्यादा, तरल जिसे लिक्विड्स कहते हो, लिक्विड्स। और उसके बाद होते हैं ठोस में, सॉलिड्स में। सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट्स का कहाँ होंगे, निर्वात, वैक्यूम में होंगे। और सबसे कम कहाँ होते हैं, सॉलिड में। अच्छा ऐसा क्यों, कारण बताओ कोई, ऐसा क्यों होते हैं। क्योंकि वहाँ पे निर्वात में कुछ भी नहीं और ठोस में सटा तो हुआ उसमें जो है ना ज्यादा मतलब particle, डिस्टर्बेंस, मतलब सॉलिड्स में डिस्टर्बेंस क्या है, ज़्यादा है ना, मॉलिक्यूल उसके पास पास हैं, तो मॉलिक्यूल पास पास हैं तो लाइट्स को जानने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मार्ग में बाधा क्रिएट करेगा ना, इसलिए वो ज़्यादा स्पीड ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। अब तो खुद प्रैक्टिकल भी कर सकते हो आसानी से। 3 सलिया को टॉर्च ले लेना, एगो कांच लेना, उससे टॉर्च गुजारना, और तब देखना इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहाँ तक पहुँचता है। एगो सिंपल उसके साइड से गुजारना, देखना कहाँ तक ज़्यादा लाइट पहुँचती है, पता चल जाएगा। वैसे भी समझ में आएगा ना बेसिक प्रैक्टिकल करके। तो मैंने ये समझ लिया। तो अब आजकल ये क्वेश्चन पुराने हो चुके हैं, क्वेश्चन एग्जाम में जनरली नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का ट्रेंड बदल चुका है आजकल, अप टू डेट हो गया। अप टू डेट होना है धीरे धीरे, नहीं जैसे जैसे एग्ज़ाम ईयर बढ़ेगा ना, एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्पीड्स होते हैं निर्वात में, जो कि पता भी होगा, तो सब ने 2-3 लिख देते हैं जो पूछे जाते हैं। निर्वात में स्पीड्स लाइट्स का हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर, ये तो याद है सबको। अब क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, निर्वात में लाइट्स का स्पीड 10 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, समझ में आ गया ना। ऑप्शन क्या होगा, 3 लाख 3 किलोमीटर लाख पर किलोमीटर सेकेंड, बताए भी थे, नहीं तो हम पढ़ाए हैं। हाँ, तो लाइट्स का स्पीड होता है कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर चलेगा, 3 लाख किलोमीटर चलेगा। या इसको इसमें बदलेगा तो ये हो जाएंगे, या इसी को ऐसे बदल दो, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। किलो का मात्रक बोलो, कोई नहीं बोलेगा, किलो का मात्रक बोलो, ग्राम, किलो का मात्रक बोलो, मात्रक केजी, जिससे पूछेगा सिर्फ वही, दूसरा ने सुझा देगा बगल से। किलो का मात्रक पता है, किलो का मात्रक क्या होता है, किलो मात्रक हैं बोलो, हाँ ना फटाफट दूसरे से तुम बताओ, ग्रामीण से और एनीबॉडी, ग्राम में होगा। किलो का कोई मात्रक नहीं होता है। किलो एक नंबर है, किलो क्या है आगे पढ़ाएंगे, किसी दिन पढ़ाएंगे। किलो एक नंबर है, केजी बोलेंगे ना तब किलोग्राम हो जाएगा। देखो उधर तो से आपसे फंसाने का किताब लाओ, कोशिश किया फंसाने की कोशिश नहीं की है, हम तुमको पढ़ा चुके हैं और बोले भी थे। देखो आज ग्रुप लेसन याद दिला देना क्लास के बाद, वो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन पूछे देता है ना, और बताए भी थे कि ये कभी बताएंगे,
यही वाला। हाँ अब सर गाँव बोलो टिक लगा हुआ है ना, हाँ। बोले थे इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या बगल में mm या किलोमीटर मीटर कुछ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, बताओ। अब विश्वास हुआ हम सही कह रहे हैं? अरे समझ में आया? जी सर। मैं सर कंफ्यूज इसलिए हो गया काहे कि किलो किलो यूज करते हैं ना, मतलब हाँ तो वो भाषा है। किलोग्राम हो गया ना, वो हाँ। किलोग्राम हो गया। किलो कोई मात्रक नहीं होता है। इसमें जिसमें टिक लगल है हम पिक भेज देंगे। ये समझने वाला टॉपिक है नहीं, याद करने वाला है ये। तो याद कर लेना चीज़ को, जिसमें जिसमें कलर लगा हुआ है वही वही एग्जाम आते हैं। नहीं ज़्यादा टॉपिक कहते हैं तो 20 याद कर लो, जितना दिया है सब इसमें 20 कैसे होगा। तो देख एक बार फिर से कर देखो। फेमटो मतलब 10⁻⁻15, पिको मतलब 10⁻12, नैनो मतलब 10⁻9, माइक्रो 10⁻6, मिली 10⁻3, सेंटी, ये सब है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक याद होना चाहिए सबका कितना कितना होता है। जैसे मैंने किलो पूछा तो किलो का कोई मात्रक है, संकेत तो याद करेंगे। हाँ संकेत याद रखना है। किलो का कोई मात्रक नहीं होंगे, उसमें कोई सटा देंगे तो वो उसी में कन्वर्ट्स हो जाएंगे। किलो में जी सटा दो तो किलोग्राम हो जाएंगे, और किलो में एम सटा दो तो किलोमीटर हो जाएंगे। समझ में आ गया ना? दिस इज ए नंबर। किलो क्या है? नंबर है। किलो हो गया, माइक्रो हो गया, मेगा हो गया, ये सब नंबर है। तो 1 किलो बराबर होता है 10 के पावर 3। कितना होता है? 10 के पावर 3। और ग्राम लगा दिया तो 1 किलोग्राम और 3 ग्राम। मीटर लगा दिया तो 1 किलोमीटर और 1000 मीटर। अब समझ में आ गया होगा ना? एक मेगाग्राम भी हो सकता है। हैं? एक मेगाग्राम काहे न होगा? मेगा मतलब जितना 10⁻6 होगा। देखो कहाँ है मेगा, लिखा 10⁻6। अब देखो मेगा 10⁻6 और माइक्रो 10⁻6 लिखा होगा। माइक्रो देखो 10⁻6 है ना। तो माइक्रोमीटर आते हैं, यूनिट्स भी। 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर, 1 मीटर 10⁻9 मीटर। याद रखना है सब चीज़। तो यहाँ से जैसे मैंने बताया कि 1 kg बराबर तो कितना ग्राम हो जाएगा जी? 1000 ग्राम हो जाएगा ना। और वही पूछेंगे 1 किलोमीटर बराबर 10⁻3 लगा दो, या 1000 ग्राम 1000 मीटर। आशा है क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो मैंने यहाँ पर बताया कि किलो में 10⁻3, 10 पावर में जुटता है 3 और 5 8। देखो पूर गया ही, मीटर मीटर रह गया। तो 3 × 10⁵ ऑप्शन देखना ठीक से। प्रकाश की, सुनो क्वेश्चन, प्रकाश की निर्वात में प्रकाश चाल होती है 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। सी में ए और बी दोनों, और डी नन ऑफ दी। तो कौन ऑप्शन मारेंगे? अभी तो आसान है ना, वो चलेगा। तुम्हारा ध्यान रहेगा 8 होता है। कितना होता है? 8। इन्हें देखेगा बगल में क्या लिखल है, 8 पर जाएगा। जहाँ तुरंत डी में नन ऑफ दी पक्का देगा, वो टिक लगाएगा उसी पर। मत गलती करना, पहले से सचेत कर देते हैं। ऑप्शन चारों पढ़ना तभी टिक लगाना, नहीं तो फिर फंस जाओगे। ऐसे फंसाते हैं एग्जामिनर। समझ में आ गया ना? तू तो 8 रट गए हो, यूनिट ने देखा सीधा 8 होते हैं। 3 × 10⁸ कितना यूनिट बोलते भी नहीं है, मात्रक उसका याद रखना। दोनों एक ही चीज़। या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में चलेगा कितना लाख किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर। और इससे अभी तक किसी का स्पीड ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि ये मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड्स है। कितना भी साइंटिस्ट विमान बना ले, कुछ बना ले, इससे ज़्यादा स्पीड किसी का भी नहीं हो सकता है। प्रकाश से बेसी, प्रकाश से बेसी एक का है, मन का है। मन का स्पीड, मन की गति से किसी का स्पीड ज़्यादा नहीं होती है। प्रकाश आने में लगेगा ना 8 मिनट धरती पर, हम तुरंत सूर्य से यहाँ तुरंत सेकेंडों में लगेगा आने में। वो तो क्या हाइपोथेटिकली बात है। यहाँ पर समझ में आ गया ये बात? यहाँ पर लिखा हुआ भी है, प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है। कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं भाग सकती है। ऑप्शन क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं कि ये तो समझ कहेगा, हम जानवे करते थे। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे अधिकतम चाल होगी प्रकाश की, राफेल विमान की, रॉकेट की, और डी में ऑल ऑफ द अबव। आप बोलो प्रकाश की। प्रकाश की। अब यहाँ गलती कर सकता था ना, तो गलती होने का चांस ऐसा कहेगा रॉकेट तो खूब तेज भागता है, लेकिन प्रकाश अधिक कुछ भी तेज नहीं है। सबसे अधिक क्या तेज है? आए हुए हैं क्वेश्चन इस प्रकार से। समझ में आ गया ना? हाँ, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड्स ऑफ लाइट, उसको कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती है, चाहे कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट आदमी बना ले। बेसी से बेसी जो भी अभी बनाएंगे विमान सब, 1 सेकेंड में कितने चलेगा? 5 किलोमीटर चलेगा, 6 किलोमीटर, तो कितने चलेगा? इसे दिख नहीं चल पाते हैं, लेकिन ये इतना है। तो अब चलो, निर्वात प्रकाश से समझ गया, रॉक सॉल्ट रिपोर्टेड नहीं है। कांच में प्रकाश का चाल देखो, ये पूछते हैं 2.2, हाँ ठीक है,
2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड चलेंगे कांच में, और जल में चलेंगे, और इस पर न्यूमेरिकल भी कराएंगे, 2.5 सवा 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 याद कर लेना है। ये होगा निर्वात में, ये होगा कांच में, ये होगा जल में। अब क्वेश्चन, प्रकाश की चाल अधिकतम होगी निर्वात में, कांच में, जल में, हवा में। टिक लगाओ। निर्वात में। क्वेश्चन दूसरा, प्रकाश चाल अधिकतम होगी, दे दिया। प्रकाश की चाल अधिकतम होगी 1 नंबर में कांच, 2 नंबर में जल, 3 नंबर में लोहा, 4 नंबर में हीरा। इसमें अधिकतम जल होगा। होगा। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, अब टिक लगाओ। हीरा में नहीं, लोहा लोहा में होगा सर। कई मतलब आर पार जेबे नहीं करेगा उसमें। बताओ लोहा ही होगा सर, कैसे। इसमें नहीं जाएगा सर। अच्छा ये तुम बताओ, ये तो लोहा ज्यादा कठोर कि हीरा ज्यादा कठोर। है हीरा सर। हीरा ज्यादा कठोर, उसके मॉलिक्यूल ज्यादा पास होंगे, उसके बीच लगने वाला फोर्स ज्यादा पावरफुल होगा, और जब ज्यादा पावरफुल होगा तो फिर कैसे होगा बताओ। लोहा में फिर कैसे आर पार जाएगा? लोहा ही आंसर होगा। इस प्रकार से आंसर लोहा ही होंगे, क्योंकि लोहा का प्रकाश नहीं, हीरा का प्रकाश। कांच है ना, पारदर्शी मीडियम है, इसलिए छटेगा। यदि तुम इस प्रकार सोचता है तो क्वेश्चन फेल मार जाता है वहाँ पर। यही होता है कन्फ्यूजन एग्जाम में। देखने वाली बात है, मॉलिक्यूल तो ज्यादा पास किसके हैं, हीरा के ना जी। कठोर तो सोचेगा हीरा ज्यादा कठोर है, लेकिन इन्हें देखा कि कौन पारदर्शी है, कौन अपारदर्शी है। पारदर्शी होगा तभी लाइट पास करेगा, जब पारदर्शी लाइट कैसे पास करेगा। अरे यहाँ पर कांच तो पारदर्शी है, जल भी पारदर्शी है, तो लाइट पास कर गया। अब क्वेश्चन कोई भी सॉल्व हो सकता है। तो स्पीड लाइट से भी क्वेश्चन कैसे बन गया, समझ में आ गया ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब 18 में पूछ लो। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने देखा भी नहीं है क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन नहीं देखा है। हम टॉपिक निश्चित करते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल घटना कितना हो सकता है, इससे उसी क्वेश्चन बनकर आएगा। ऐसे ही पूछे जाएंगे एग्जाम में, क्वेश्चनों के साथ पूछे जाएंगे, उनको भ्रमित करेगा वो। समझ में आ गया ना। तो इसी प्रकार दिमाग लगाना। ये कह सकते थे क्वेश्चन में इसमें कम होगा, तू तो हीरा टिक करके कहेगा हीरे ही मारेंगे। लगा आए थे गलती हीरा में 17-18 एग्जाम दिए। समझ में आ गया ना। अब क्यों गलत हुआ समझ में आ गया। बाद में अथी भी देता है आजकल क्या, मतलब एग्जाम देने के बाद क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं देता है। तो बोलो अब क्लियर हो गया ना। तो ये सब बातें हैं। तो दोनों बात पे ध्यान देना पड़ेगा तुमको। पहला फोकस ध्यान रखो कि ऑप्शन में जितना दिया है उसमें कौन पारदर्शी है, कौन अपारदर्शी है। जो अपारदर्शी होगा उसमें तो पहले छट गया। यदि अधिकतम चाल पूछो तो पास करेगा ही नहीं, है ना। इस प्रकार की बातें होती है। तो मैंने इस चीज़ को देख लिया। अब देखो अब आगे देखते हैं। वो अपवर्तन नियम से पहले देखते हैं। अभी प्रकाश की चाल पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो आगे फिर देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान से सुनो, एक बात भी मिस हुआ एक क्वेश्चन से हाथ धोगे एग्जाम में। ये बात सत्य है। थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं होता ना क्लियर, क्वेश्चन गलत जैसे गलत कर हीरा मार के आया था, कैसे होगा हीरा, है ना। अब देखो स्पीड्स ऑफ लाइट्स का, लाइट का अब स्पीड इतना अधिक है तो नापा होगा कौन, देखने वाली बात ये है। कोई भी मेजरमेंट किया जाता है ना, तो इससे भी क्वेश्चन आएंगे। एक गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट थे जिसने दूरबीन बनाया था। तुम लोग पढ़ा होगा गैलीलियो क्या बनाया था, दूरबीन शायद बनाए थे ना। हाँ ठीक है। वो काफ़ी मतलब एस्ट्रोनॉमिकल साइंस पर काफ़ी रिसर्च करते थे। रात रात भर जग करके दूरबीन से देख रहा है आकाश में क्या क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन उसको करते थे। गैलीलियो ने सबसे पहली बार ट्राई किया लाइट के स्पीड्स को मेजरमेंट करने, लेकिन सफल नहीं हो पाया। गैलीलियो साहब, प्रयास किसने किया सबसे पहले, गैलीलियो साहब। सफल हो पाया, बेरोजगार रह गया समझ में। लेकिन नाम फिर भी है। अरे प्रयास क्या, देखो फिर भी नाम आ गया है। तो कहेगा हम भी प्रयास करते हैं, दूसरा आप करो जो अभी तक कुछ नहीं किया है। मतलब ऐसा कुछ करो खोज जो अभी तक कोई नहीं बताया, तुम करो तब तुम्हारा नाम होगा। तो ट्राई किया, सबसे ट्राई किया लेकिन सफल नहीं हुआ। ट्राई किया, सफल नहीं हुआ। समझ में आ गया ना। और अब दूसरा क्वेश्चन है, रोमर फर्स्ट बार मेजरमेंट किया स्पीड्स ऑफ लाइट्स को। रोमर किसने फर्स्ट बार मापा, लैंग्वेज लिखना जा करके, फर्स्ट बार मापा या नापा या मेजरमेंट किया या ज्ञात किया या पता लगाया, कुछ भी का लैंग्वेज में आ सकता है एग्जाम में।
क्वेश्चन ऐसे आएगा, 2 क्वेश्चन इससे बनता है, सुनो। लाइट के स्पीड्स को सबसे पहले किसने प्रयास किया मेजरमेंट करने का? ऑप्शन में कुछ भी रहेगा तो टिक किस पर मारेंगे? और यदि रोमन रहेगा तो ये रोमन को नहीं मारना। क्वेश्चन पूछा किया, प्रयास किया, प्रयास भने बता दिया रोमर, लेकिन सबसे पहले प्रयास कौन किया? इसीलिए वही होगा। ऑप्शन में रोमरो देगा तुमको पक्का, समझ में आ गया ना बात को। और सबसे पहले किसने मेजरमेंट किया? ऑप्शन में गैलीलियो भी रहेगा, रोमर भी रहेगा, ए और बी दोनों रहेगा। डी नन ऑफ दिस, कौन टिक मारेंगे हम लोग? रोमर। रोमर। मैंने क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले कौन मेजरमेंट किया, तो रोमर। सबसे पहले प्रयास किसने किया, तो गैलीलियो, लेकिन सफल नहीं हो सका, मतलब नहीं बता पाया कितना स्पीड से है। थोड़ा सा क्वेश्चन अपडेट होंगे। ये कितना बताया था सर? ई लगभग 3.8 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्स बता पाया था। मेजरमेंट क्या फर्स्ट बार उतना एक्यूरेसी नहीं था। अभी जो ये देखते हो ना स्पीड्स, ये बताया फिजियो ने, FIZIEAU, मॉडर्न स्पीड्स ऑफ लाइट, MODERN, मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट, है ना। अभी जो मैंने बताया कि लाइट्स का स्पीड्स ये होते हैं 3.8 मीटर पर सेकेंड, ये मॉडर्न स्पीड्स ऑफ लाइट्स है, मतलब आधुनिक जो अभी का मेजरमेंट्स हैं। और इसके बारे में बताया किसने? फिजियो ने। अब क्वेश्चन पूछेगा फिर मॉडर्न स्पीड लाइट किसने बताया? ऑप्शन में सब रहेगा, जो डी में रहेगा, तो कौन मारेंगे हम लोग? फिजियो मारेंगे। सबसे पहले किसने मेजरमेंट किया? गैलीलियो। रोमर ने। गैलीलियो तो प्रयास किया, सफल नहीं हो पाया। आशा है कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे सारे क्वेश्चन का। अब देख लेते हैं बेरोजगार अपवर्तन के नियम। बहुत देर से, उससे पहले देखते हैं अपवर्तन के नियम। चलो देख ही लेते हैं अपवर्तन के नियम को। हाँ, याद होगा सबको। हाँ सर, याद है सर। ये सब बात तो याद। हाँ चलो बताओ, एक बार कहा के सुना दो। मतलब आपतित को मतलब आपतित किरण, हाँ, और अपवर्तित किरण और अभिलंब जो है तीनों एक ही मतलब तल में होगा या एक ही समतल पर होगा। दूसरा नियम बताओ। और दूसरा है किसी मतलब किसी विशेष माध्यम के लिए किसी विशेष रंग, किसी विशेष चलो ठीक प्रकाश है। का रंग जो होता है, मतलब उसके साइन कीजिए और ठीक है। चलो तो पहला नियम तो ही लिखने नहीं लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा। कि पहला नियम वही है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होंगे। ये देखो तुम लोग नियम याद कर लीजिए, ठीक है, लेकिन प्लेन का मतलब पूछेंगे तो भी किसी को नहीं पता चलेगा। अभी बताना भी नहीं चाहते हैं मतलब क्या हो, क्योंकि क्वेश्चन वो समझ नहीं आएंगे। क्या समतल हमने समझ, बताओ क्या समतल? वो तो ऐसे कह दिया, हम बुझ नहीं रहे क्या समतल तल में होगा सर। क्या तल है? नहीं समझ आ रहा है हमको, तल ही नहीं समझ पा रहे हैं। मैथमेटिकल सब जाओ, नहीं पूछा इसलिए छोड़ दो सबको। सीधा याद रखो ये होते हैं, ये आएगा भी नहीं। हाँ, यदि क्वेश्चन आना होगा नहीं से, देखो किस प्रकार क्वेश्चन यदि भविष्य में यदि बनना होगा तो बन सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछेगा, इसमें पूछेगा कौन सही है। क्या पूछेगा? कौन सही है? कौन सही है। पहला ऑप्शन सुनो, या इसमें ऐसे कह दे कौन सही है करके पूछेगा, या कहेगा अपवर्तन का नियम कौन है। 4 ऑप्शन रहेगा, एगो यहो लिखल रहेगा, एगो लिखेगा तीनों एक ही तल में होते हैं, लिखेगा लंबवत होते हैं, और कुछ कह देगा यही ठीक करना। इसी प्रकार से दूसरा कुछ बनते नहीं है इससे क्वेश्चन, है ना। लेकिन दूसरा नियम इम्पोर्टेंट है। अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हो? स्नेल का नियम कहते हैं, इम्पोर्टेंट है। अपवर्तन के दूसरे नियम को, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और वो क्या है? अभी जैसे फर्स्ट पेज में पढ़ा था, ये IR था, ये साइन IE। अब वो लंबा तो डिफिनेशन में मत रखना, उससे क्वेश्चन मेरा नहीं बनने वाला, इसलिए उस पर फोकस नहीं, सीधा रखना। अपवर्तन के दूसरे नियम को कौन नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। और वो क्या है? साइन I बटे क्या होते हैं? साइन R। इसका रेशियो क्या होगा जी? कांस्टेंट्स होगा। इसका रेशियो क्या होगा? म्यू या एन या ईटा, जो अब इच्छा है वो सिंबल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या होते हैं? कांस्टेंट्स होते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होते हैं? कांस्टेंट्स होंगे किन्हीं दो माध्यम के लिए। जब प्रकाश एक दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होती है? नियत होती है। उसी को स्नेल का नियम कहते हैं हम लोग।
और साइन एवरेज और कांस्टेंट होंगे जिसे मैंने एन कर दिया। अब देखो क्वेश्चन कैसे इसे अडॉप्ट किए जाएंगे और काफ़ी क्वेश्चन इसे अडॉप्ट होते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कह देगा बताइए हीरा का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, या कह देगा बताइए कांच का अपवर्तनांक हीरा का सापेक्ष, है ना। इससे अपवर्तनांक क्वेश्चन बनते हैं। अपवर्तनांक क्या होती है, यही एन जो है ना इसी को अपवर्तनांक कहते हैं। इस एन को क्या कहते हो, अपवर्तनांक। अच्छा हमको कौन समझाएगा अपवर्तनांक, समझाओगे अपवर्तनांक, बताओ अपवर्तनांक का मतलब राजवीर बताओ अपवर्तनांक क्या होता है, पढ़ाया होगा तो पता होगा। अपवर्तनांक मतलब बताओ। क्वेश्चन कहाँ तक पहुँचना है मैंने बताया। हीरा का अपवर्तनांक निकालेंगे कांच के सापेक्ष, कांच का हीरा के सापेक्ष। बताओ अपवर्तनांक का मतलब क्या, वो तो समझ लिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम और दूसरे माध्यम की मतलब अपेक्षा जो प्रकाश की चाल उसके अनुपात और कोई जो जानते हो बताओ, तुमको पता है अपवर्तनांक का मतलब, और कोई तो पढ़ा था, डिटेल में चर्चा किए थे। आप देखो जब तक अपवर्तनांक मतलब नहीं होगा ना पता, ये क्वेश्चन फिक्स है अबे करेगा, 90% चांस आने का है। हीरा की इसके अपेक्षा जिसके अपेक्षा उसका, ध्यान से समझना, थोड़ा सा खतरनाक टॉपिक है, कम आता है समझ में, एक बार में कोशिश करेंगे समझाने का। अपवर्तनांक का देहाती मतलब ये होता है प्रकाश का मोड़ना, सीधा समझो मोड़ना। प्रकाश का मोड़ना ही क्या कहलाएगी अपवर्तनांक। इसका मतलब क्या, जो जितना अधिक मोड़ेगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, इससे काफ़ी क्वेश्चन, उसका उतना अपवर्तनांक क्या होगा उतना अधिक होगा। अपवर्तनांक मतलब प्रकाश का मोड़ना, सीधी सी बात है, समझ में आ गया ना। अपवर्तनांक कह रहे हैं मतलब प्रकाश को मोड़ने उड़ने के बारे में कुछ बात विचार चल रहा है। और जो जितना अधिक प्रकाश को बेंड करेगा मतलब अपने मार्ग से क्या करेगा, डेविएट करेगा, उसका अपवर्तनांक उतना ही क्या होंगे ज़्यादा होगा। अच्छा कौन ज़्यादा अधिक बेंड करेगा, जो ज़्यादा अधिक सघन होगा, जिसका डेंसिटी अधिक होगा वो अधिक बेंड करेगा लाइट को, और जिसका कम होगा वो क्या करेगा कम। इस प्रकार से बात होते हैं। तो अब इस पर हम लोग आगे बात करते हैं कैसे आते हैं अपवर्तनांक। नेक्स्ट पेज लगाओ। अपवर्तनांक समझ में आ गया ना। बहुत सारे बात इस पर हम लोग करेंगे अपवर्तनांक पर। डिफिनेशन, अरे तुम लोग को तो डिफिनेशन भी अपवर्तनांक हम लिखाए होंगे, नहीं लिखाए थे अपवर्तनांक डिफिनेशन। क्या हाँ तो इसीलिए तो टॉपिक मंगवाए आज अपवर्तनांक की, तो हमको पढ़वाना था, डिटेल अध्ययन करेंगे अपवर्तनांक का, है ना। हाँ देखो तो कितना बढ़िया अपवर्तनांक लिखल है। लाओ पेज लाओ, गर्दा उड़ाते हैं आज अपवर्तनांक का। आज क्वेश्चन करवाते हैं, मीटिंग क्वेश्चन नहीं करवाए थे, वहाँ नहीं आता इसलिए नहीं करवाए थे। सर इसी टाइप से तो हम बोले थे सर परिभाषा। ठीक है कार्बन से अब जैसे देखो, अब तुम खुद बता सकते हो किसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। हम एगो टेक्निक बताए ना भी कि जिसका मतलब जो ज्यादा प्रकाश को बेंड करेगा मोड़ेगा उसका अपवर्तनांक उतना ही क्या होगा। अब तुम खुद बताओ हवा और कांच में किसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, कांच का, बिना याद किए हुए। हमको अपवर्तनांक पता भी नहीं है, लेकिन इस कंसेप्ट की बेसिस पर मैंने बता दिया कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। अच्छा पानी और कांच में किसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, हैं कांच का। याद हो गया ना क्वेश्चन, देखा कैसे। कांच में हीरा में किसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, अरे याद भी नहीं फिर भी क्वेश्चन कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। यही है एक्चुअल मीनिंग का मतलब। सीधा इतना सिर्फ हम जानते हैं कि जो जितना अधिक प्रकाश को बेंड करेगा उसका अपवर्तनांक उतना अधिक होगा। अभी देखेंगे कितना होता है। ये क्वेश्चन एक सॉल्व हो गया और इस प्रकार क्वेश्चन आए हुए हैं, समझ में आ गया ना। जल्दी जल्दी पेज लाओ। पहले हमको पहले मतलब लिखते हैं, क्योंकि पता है मतलब नहीं होगा इसको जानकारी किसी को बताए होगा, पता भी तो भूल गया होगा। जैसे मैंने बताया, एक होते हैं तुम्हारे कॉपी में तो नोट्स में लिखवाए थे भी हम, है ना। नोट्स में मतलब सिस्टमेटिक हम नोट्स कराए भी थे। होते हैं काफ़ी चीज़। अपवर्तनांक का मतलब मैंने बता दिया, जो माध्यम जितना प्रकाश को अधिक बेंड करेगा उसका अपवर्तनांक उतना अधिक होते हैं। पहले कुछ माध्यम का अपवर्तनांक लिख लेते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग कैसे क्वेश्चन होते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होते हैं बाद में बात करेंगे, पहले देख लो होता कितना है कुछ मीडियम का। एब्सोल्यूट LUTE रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष। अभी तुमको पता भी होगा, जैसे देखो याद कर लेना, जिसमें टिक लगा है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना ज़रूरी नहीं है। वैसे तुम्हारे नोट्स में सब है।
निर्वात का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और सर्वाधिक प्रकाश की गति यही होता है जो लिखा हुआ है इसमें, है ना। अब बाकी जो भी मीडियम आएंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निर्वात से क्या होंगे, अधिक होगा। अधिक होंगे। क्यों होंगे अधिक? क्योंकि वो प्रकाश को ज़्यादा अधिक बेंड बेंड करेंगे, करेगा। क्योंकि उसके मॉलिक्यूल नज़दीक होंगे निर्वात से ना, इस कारण से। और हवा का याद कर लेना, इसका कोई उपाय नहीं है, याद करने वाला ही है। निर्वात का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, हवा का 3 गो 0 2 9 हो गया, कभी कभी 0 यहाँ 3 रहता है। 3 रहता है। 3 रहेगा 0 या 0 3 क्या रहेगा बताओ? बहुत है 2 9 को क्या लिख सकते हो? 3 लिख सकते हो ना। तो 3 को 0 यहाँ 3 लिखा रहेगा कभी कभी, तो वो भी क्या है, सही है, गलत नहीं है वो भी। और जल का याद कर लेना, देखो जल का दो याद करना। पॉइंट में यदि बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होगा, है ना। अब भाग देगा तो 4/3 होगा। ये कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते क्या हैं बाद में देखेंगे, अभी रट लेते हैं, समझ में आ गया ना। निर्वात में 1, हवा में 1.3023, जल में इतना हो गया। उसके बाद कांच का देख लो, कांच का। अब देखो कांच में भी कई प्रकार के कांच होते हैं, लेकिन हम जब विशेष प्रकार के कांच के वो क्वेश्चन पूछेंगे ना तो दे देगा नीचा में कि इस कांच का अपवर्तनांक इतना होता है। इन जनरल सिर्फ कांच कह रहा है तो उसका अपवर्तनांक होगा 1.5 होगा, 1.5 होगा, यानी कि 3 क्या होंगे, 2 होंगे। और एक याद कर लेना, हीरा का अपवर्तनांक जो एग्जाम में शायद कई बार आए भी हैं, 2 पॉइंट्स क्या होते हैं, 4.2 होते हैं। समझ में आ गया ना। ये तो सबको हीरा का सबको याद रहता है, हीरा का अपवर्तनांक, है ना। सुतलो में बोल देगा। सुतलो में कहा जाएगा। अच्छा स्वप्न में आकर तब पूछेंगे तुमसे, याद करना। तो ये चीज़ है। हाँ, तो अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर हो गया। जैसे अपवर्तनांक यहाँ परिभाषा देखो, डिफरेंस क्या होते हैं। जैसे N21 लिखे हुए हैं, इसका मतलब होता है माध्यम में, हाँ इससे पहले ये देखेंगे, इससे पहले ये देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होती है ना। उसमें भी है सर। हाँ उसमें भी होगा, ठीक है। एक माध्यम के, सुनो, एक माध्यम, ध्यान से समझना, आधा घंटा में होगा पूरा क्लियर। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश के वेगों के अनुपात के बराबर होती है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ जो हम लोग बात करेंगे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होगा किसी दूसरे के सापेक्ष। जैसे 2 आदमी क्लास में हो, इसका हाइट्स बताएंगे इसके रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो ना। उसी प्रकार से अपवर्तनांक बताएंगे, इस माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के रिस्पेक्ट में, हवा का अपवर्तनांक कांच के रिस्पेक्ट में, है ना, कांच का अपवर्तनांक हीरा के रिस्पेक्ट में। कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होंगे, तो उन माध्यमों में जो प्रकाश के वेग का अनुपात होगा वही होगा अपवर्तनांक जिसका निकालना है। जैसे पहले समझते हैं हम लोग, पहले लिखा होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसका डिफिनेशन देखो क्योंकि डिफिनेशन से क्वेश्चन आ चुका है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक जिसे क्या कहते हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट निकालेंगे, निर्वात के रिस्पेक्ट में। जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक, पहला ये देख लो, अपवर्तनांक किसका निकलता है, किसी माध्यम को निकलेगा और किसी के सापेक्ष निकलेगा। क्वेश्चन तुमसे इसी पर पुटअप कर देगा, क्वेश्चन इसी पुटअप। अपवर्तनांक किसका निकलता है, रंग का, तरंगदैर्घ्य का, सरल कुछ इस प्रकार से एक लिखेगा माध्यम का, क्या टिक लगाएंगे हम लोग। अपवर्तनांक किसी माध्यम का निकलता है और किसी के रिस्पेक्ट्स में निकलेगा, किसी के सापेक्ष निकलेगा। एक लाइन में एक क्वेश्चन है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं पूछेगा, जब माध्यम का अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट्स में निकालेंगे, निर्वात के रिस्पेक्ट्स में। जैसे हवा का निकालेंगे निर्वात के रिस्पेक्ट्स में, कांच का निकालेंगे निर्वात के रिस्पेक्ट्स में। तो उस कंडीशन में जो निकलेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको बोलेंगे। यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला होते हैं वो डायरेक्ट हम लोग देखेंगे। निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में, ध्यान से सुनो नहीं तो फिर भूल जाना,
निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन में किसी माध्यम ले सकते हो या जल लेना चाहते हो। निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन में माध्यम में प्रकाश का वेग, सीधा रखो, माध्यम में प्रकाश का वेग, बस इतना रखना ध्यान में। होते हैं बहुत कुछ, ये समझ में आ गया ना। और निर्वात में प्रकाश के वेग को हम लोग C से इंडिकेट करते हैं। किसे करते हैं? C से। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N से इंडिकेट करते हैं। तो N बराबर हो जाएंगे C बटे माध्यम प्रकाश के वेग, उसको हम लोग मान लो V कह देते हैं। क्या कह देते हैं? V। और C का मान 2000 ईस्वी में पढ़ाए हैं। C का मान बोलो कितना होगा? 3 गुना 10⁻⁸ होगा ना। निर्वात में प्रकाश का वेग है, तो इसका वैल्यू हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन सुनो, निर्वात में प्रकाश मतलब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के रिस्पेक्ट में निकाले गए हैं, उसे क्या कहते हैं? कुछ से कुछ लिखल रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा ये हो, तो ठीक इसी मारना है। समझ में आ गया ना। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, कहाँ हंसी लग रहा है इतना? कैसे करता? निर्वात के सुनो, निर्वात के सापेक्ष हीरे का कुछ गंध कर रहा है, नहीं कर रहा है, अपवर्तनांक निकालें। किसका जूता गंध कर रहा है? जूता पीन के कोई नहीं, कोई बराती में सुनो, चलो यहाँ शांत, क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन देखो, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व। क्वेश्चन क्या है? निर्वात के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक निकालना है? हीरा का। निर्वात के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक निकालना है? हीरा का। ठीक सुनो, जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसको नीचा में लिखना। जिसका अपवर्तनांक निकालना है क्या करेगा? नीचा। जिसके सापेक्ष वो ऊपर में। जैसे निर्वात के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक निकालना है? हीरा का सर जी। तो हीरा को क्या करेगा? नीचे रखेंगे। हीरा क्या करेगा? नीचे। ऊपर रखेंगे कि ऊपर रखेंगे? नीचे नीचे सर, रखवें सर। ऊपर में रहेगा निर्वात का सर। जिसके सापेक्ष निकाल दें, तो निर्वात के सापेक्ष निकाल दें। सही रखता नीचे ऊपर रखें। ND बटे NB किसको लिखेंगे नीचा, किसको रखेंगे ऊपर? बताओ, पढ़े हो एक बार। क्या सर? किसको? देखो फार्मूला यहाँ लिखा भी हीरा है। और कौन सी में? मैंने कहा निर्वात के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक निकालना है? हीरा का। हीरा का। तो हीरा का नीचे। सुनो, नीचे या ऊपर? ये हो गया हीरा और ये हो गया निर्वात। अच्छा, निर्वात के सापेक्ष निकालना है हीरा का, इसका मतलब ये कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उस कंडीशन में ये तो हो गया उसका परिभाषा। मैंने पहले जैसे डिफिनेशन सुनाया था, बोल करके डिफिनेशन सुनाया था। यहाँ पर डिफिनेशन, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश के वेग के अनुपात के बराबर होते हैं। उन माध्यमों में प्रकाश के वेग के अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस क्वेश्चन को दो प्रकार से सॉल्व किया जा सकते हैं। पहला प्रोसेस क्या है कि डायरेक्टली लगा देंगे फार्मूला। डायरेक्ट क्या लगा देंगे? फार्मूला। तो यहाँ पर निकलेगा निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर, ऐसे भी बनेंगे, वो दिखाएंगे पहले, बाद में इसको देख लेते हैं। अभी जो पहले पढ़ा उसको तो बोलो। निर्वात के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद माध्यम प्रकाश का वेग, हीरा में प्रकाश के वेग कितना होता है? 2.4। पता है ना भी, वो अपवर्तनांक था। हीरा में प्रकाश के वेग नहीं लिखा हुआ है। अब वो देखो पता ही नहीं है, तो इस ये पता नहीं है ना, होगा सर, वो पता चल जाएगा।
वो छोड़ो नहीं है, हाँ, तो कारण 42 बताते से हैं। निकाल सकते हैं इस सर। क्वेश्चन का बनाने के लिए ये अप्लाई नहीं हम करेंगे, हम लोग ये बता रहे हैं कैसे यूज करेंगे। इसको जो निकालना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर, सीधा लिखो यहाँ से, अपवर्तनांक बराबर, ये भी सॉल्व होंगे, देखेंगे बाद में हम लोग। अपवर्तनांक बराबर ND बटे NV, ND बटे NV। तभी उल्टा मैंने कहा था, जिस माध्यम का निकालना होगा वो होगा ऊपर, और जिसके रिफ्लेक्ट निकालना होगा वो क्या होगा, नीचा। यहाँ पर निर्वात के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तन निकालना है, हीरा का। तो हीरा क्या रखेंगे हम लोग, ऊपर में। हीरा कहाँ रखेंगे, ऊपर में। और जिसके रिस्पेक्ट निकालना है वो क्या होगा, नीचा। तो बोलो ND का मान कितना है, यहाँ से देखो, हीरा का अपवर्तनांक 2.42, और वैक्यूम का कितना है, यहाँ से 1 है, और डिवाइड करेंगे कितना निकल जाएगा, 2.42। इसी क्वेश्चन को जब चेंज कर देंगे हम लोग, क्वेश्चन देखो दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड। हाँ, अब देखेगा, ये तो छोड़ दिए, ये बाद में करेंगे कि स्पीड्स ऑफ लाइट इन डायमंड कैसे निकाला जाता है, उस पर ही बात करेंगे हम लोग, वो भी निकाल के दिखा देंगे। अब चलो वही जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड स्पीड लाइट इन वाटर, लिखेंगे हम लोग। हीरा में प्रकाश की चाल निकालें, नहीं जानते हम लोग, क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, पहले ये निकलेगा तब जाकर ये निकलेगा, बात समझ में आएगा ना। पहले क्या निकाल लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो निकल जाएगा, तब क्या निकल जाएगा, उस माध्यम में उसका प्रकाश का चाल निकल जाएगा। हीरे में प्रकाश की, हीरे में 2.42 कुछ ऐसे होता है शायद, नहीं देख लेते हैं। हीरे में प्रकाश की चाल निकालें, हीरे में प्रकाश की चाल निकालें। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ किया हुआ है, द फाइंड द स्पीड लाइट इन वाटर, तो यहाँ फार्मूला भी क्या पढ़ा है, N बराबर C बटे V। हीरे में प्रकाश की क्या निकालना है, चाल निकालना है, तो N बराबर C बटे V। वेलोसिटी ऑफ लाइट किस में लेंगे, डायमंड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माध्यम प्रकाश के वेग, यहाँ कौन माध्यम है जी, डायमंड माध्यम है। तो बोलो N क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और अभी निकाले हुए हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितने निकला है बताओ, 2.42 निकला है। इसके जगह क्या रखेगा, 2.42 रखेगा। अब बताओ C क्या है, निर्वात प्रकाश का वेग है, तो निर्वात प्रकाश वेग इतना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो निकालना ही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड VD, अदला बदली करो, सीट अदला बदली, VD बराबर 3 × 10⁻, उसमें अब दिख ही नहीं रहा होगा, 3 × 10⁸ गुना 8 मीटर पर सेकेंड। चलो मोबाइल से भाग दो, कौन बैठल रहेगा उतना देर तक, 3 में भाग दो, इसमें 4 2 से, लाइए 3 लाख देते हैं, 3 में सिर्फ दो ना, 10 पावर 6 8 रख देंगे, 3 में 3 में डिवाइड करो, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन कहाँ निकल जाएंगे जी, डायमंड में निकल जाएंगे। 3 में भाग दो, लाओ इधर, 3 में भागा 2 दशमलव कितना है 42 बराबर दाबना है, ये निकल गया 1.239 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो कम भी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट डायमंड्स क्या होंगे, कम होंगे। तो इससे मैंने ये सीखा कि तुम अब किसी भी माध्यम का यदि तुमको अपवर्तनांक पता चल जाए, तो उसका उस माध्यम लाइट के स्पीड्स क्या होंगे वो निकल जाएंगे, समझ में आ गया ना। अभी देखो, अभी और कुछ करने वाले हैं, लेवल और बढ़ाएंगे क्वेश्चन का, समझ में आ गया ना। जैसे शुरू में बताया था प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डेंसिटी की हेल्प से कि प्रकाश जाती है विरल से सघन, तो चाल कमेगी, कमेगी कि नहीं कमेगी, कम जाएंगी ना। अभी देखो, मान लो लाइट गई है, एयर से गई है डायमंड में, एयर से कहाँ गई है लाइट, तो कहेगा कब जाएंगे, अरे प्रिज में जो करते हो तो वही डायमंड से हो गया ना एक प्रकार से। रेयर मीडियम जाती है प्रिज में और फिर बाहर निकलती है, इस प्रकार से होती है ना। तो मान लो एयर से गई है डायमंड में, स्पीड्स कमेगी ना, आइए उस बात को सिद्ध भी कर रहा हूँ, सही में स्पीड्स कमेगा। देखो पहले स्पीड्स कितना था निर्वात में, बोलो इतना था ना स्पीड्स, अब स्पीड कितना हुआ है, इतना, सही में कम गया है स्पीड, मतलब मेरे कंसेप्ट जो पहले पढ़ाया था वो क्या है, सही है। अब नेक्स्ट पेज बढ़ाओ इसी बात पर, बढ़ाओ रे भाई, लगवा पड़ता है आप, हाँ लगाओ। चलो क्वेश्चन 4-5 कराएंगे फिर छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन, जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है किसी माध्यम में, जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। जल में प्रकाश की, जोर से डाल दीजिए,
चाल ज्ञात, ठीक है। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। जल में किसका चाल निकालना है? प्रकाश की चाल। देखो कहीं भी प्रकाश की चाल निकालना है ना, जब भी प्रकाश की चाल निकालना है फार्मूला लगा देना n बराबर c/v। n बराबर c/v। जिसका प्रकाश की चाल निकालना है ना, उसका जो तुमको है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है, वो पता होना चाहिए। और वो क्या है, तो इससे पहले जो पेज पढ़ाए हैं उसमें लिखल है, यही है वो चीज़। समझ में आ गया ना? जब भी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना होगा तो क्या पता होना चाहिए? अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक पता होना चाहिए। और वो जो चाल निकाल रहे हो वो वैक्यूम के सापेक्ष निकाल रहे हो, तब ये फार्मूला वैलिड होगा, वरना फार्मूला वैलिड नहीं होगा। सर इस सूत्र में डिफॉल्ट लग रहा है इसमें सर c/v वैक्यूम नीचे होना चाहिए ना, मेरे ख्याल से। सही है, सही है सर, फार्मूला सही है। मेरे ख्याल से देखो यहाँ भी लिखा हुआ है n बराबर c/v लिखा हुआ है ना? अपने ख्याल से बोल रहा है n लिखा हुआ। और दिखा देते हैं, अरे रुको ना, और दिखा देते हैं और कहीं लिखा होगा, तुम्हारा कंफ्यूजन। देखो यहाँ n बराबर लिखल है c/v, ये वाटर में लिखा इसलिए w सफिक्स में लगा दिया, और क्लियर हुआ? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि जल में प्रकाश की चाल याद करें, किसके रिस्पेक्ट में। अब देखो ये नहीं बोला किसके रिस्पेक्ट में, सीधा क्या बोला है? जल में। ये बोला है कि कांच के रिस्पेक्ट में बताइए। हीरा ने कहा है तो निर्वाते मान के चलना। क्या मान के चलना है? निर्वात। यदि कह देगा स्पष्ट में तब कैसे निकालेंगे, वो बात की बात है। अभी एक डॉट क्लियर कर दिए ना। क्वेश्चन में यदि क्लियर नहीं करेगा, सीधा कह देगा इसमें प्रकाश चाल याद करें, उसमें प्रकाश चाल याद करें। नहीं कहा है किसकी सापेक्ष याद करना है, तो मान के चलना निर्वात के सापेक्ष याद करना है। और तब उस कंडीशन फार्मूला n बराबर c/v बढ़िया से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मान लो यहाँ पर 3 वेरिएबल है ना, जब तक 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल नहीं होगा पता, तीसरा निकाला नहीं जा सकता है। समझ में आ गया ना? इसके लिए हम लोग माध्यम क्या ले लेते हैं, वहाँ पर निर्वात ले लेते हैं, वैक्यूम ले लेते हैं। और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट हमको पता है, जो जानते हो। बोलो जल का अपवर्तनांक बोलो, कितना लिखल है? 1.33 या 4/3। c बराबर बोलो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो VW बराबर निकलेगा। कोना कोनी गुना करो, इम्प्लाइज डैट 4 × VW, बस छोड़ रहे हैं 3 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से VW वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर निकल जाएगा, जल प्रकाश की चाल। तो बट्टा 3 या 9 बट्टा क्या होगा, ये 4। 9 में 4 से भाग देना, कितने निकलता है बोलो कोई? पॉइंट में जाएगा सर। हाँ भाग दे यहाँ से, ये निकलेगा 4.25। हाँ 4.25 2.2 गुना 10⁸ मीटर। शांत रहो। तो मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिया, एक यहाँ पर करवा दिया, क्या क्वेश्चन हीरे में प्रकाश चाल बता दिया है, और एक बता दिया जल में। तो अब इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो कर सकते हो। कभी पूछ देगा कांच में, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और कभी पूछ देगा ऐसा, कभी पूछ दिया किरासन तेल में, सपोज दैट क्या पूछ दिया, किरासन तेल। पता रहेगा तो ऐसा कुछ मीडियम पूछेगा ना, तो उसका अपवर्तनांक तुमको दे देगा। अपवर्तनांक चल के पता n बराबर c/v लगा दो फार्मूला, n क्वेश्चन में दिले रहेगा। मान लो यदि ये कुछ एक्सटर्नल डाटा है जो जनरली क्वेश्चन में देते नहीं, सोचते हैं डालते कि याद ही होगा। यदि कुछ वो ऐसे माध्यम निकालेंगे जो नहीं जानते हो अपवर्तनांक, तो वो क्वेश्चन में दे देते हैं। संकेत या जहाँ समझ में आ गया ना? अपवर्तनांक दे देगा तो निकाल सकते हो। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या करते हैं, उल्टा चलो। अब उल्टा चलो, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करें जिसका अपवर्तनांक 2 है। ऐसे क्वेश्चन जैसे ये दे दिया है, माध्यम ने बोला है कौन है, लेकिन उस माध्यम का क्या दे दिया है, अपवर्तनांक। क्वेश्चन है सबका 3 बेर लिखा है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल, अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ क्वेश्चन आते हैं, अभी बेस बना रहे हैं। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करें जिसका अपवर्तनांक कितना है जी, 2 है ना। सॉल्यूशन मतलब माध्यम नहीं पता है कि कौन माध्यम है, कांच है कि जल है कि हीरा है, लेकिन इतना जरूर क्वेश्चन का दिया है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है उसका अपवर्तनांक हमको पता है।
आसानी से निकाल लेंगे। n बराबर फार्मूला लगा देंगे C/V, n का मान 2 रख देंगे यहाँ पर, C की जगह पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और माध्यम निकल गया जिसमें कहा होगा वही स्पीड हो गए। तो V बराबर 2 जगह बट्टा में 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आशा है समझ में आ गया होगा। दूसरी टाइप का क्वेश्चन क्या हो गया, अरे समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर कहा है, देखो प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में क्वेश्चन लिख दे, क्या लिख देते हैं, चलो सबके पास बुक है ये, वो बात सर, कौन बुक सर? तीनों भर जाएगा सर, हैं? बुक तो तीनों नहीं भर है। जाएगा, क्वेश्चन नहीं लिख देते हैं। चलो यहाँ लाइन सुनो, चालू कर दीजिए। प्रकाश हवा से, अब बुक नहीं है सबके पास, दिक्कत ये है ना। प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है। प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में 500 टका दे दी। प्लेट में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात करें। कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात करें यदि हवा में प्रकाश का वेग, यदि हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10। देखो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये जानबूझ करके लैंग्वेज को क्या किया है, बढ़ा दिया है। एक लाइन में क्वेश्चन को लोग कर सकते हैं। प्रकाश हवा से कहाँ जा रहा है, कांच में। हवा से जा रहा है प्रकाश कांच में, ठीक है। जिसका अपवर्तनांक 1.5। अच्छा हमको ये बताओ, ये हवा का अपवर्तनांक दिया है, कांच का अपवर्तनांक दिया है, कैसे बुझा, कैसे हवा बुझा? का अपवर्तनांक तो एक ही होता है, एक होता है ना, वैसे वैसे नहीं समझना है। लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, हवा से कांच में, तो ये कांच का अपवर्तनांक, मतलब कांच का अपवर्तनांक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हवा से जा रहे हैं कांच में, तो कांच में एंटर करेगा लाइट, तभी ना बेंड होगा। अब बेंड होगा तभी ना अपवर्तनांक कंसेप्ट, वैसे अपवर्तनांक कंसेप्ट आएगा ही नहीं यदि सिर्फ हवा में लाइट ट्रेवल कर रहा है। इसीलिए किसका अपवर्तनांक होगा, ये कांच का अपवर्तनांक होगा। समझ में आ गया ना। लाइट जा रही हवा से, प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है और जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है ना। कांच में प्रकाश का वेग भी दे दिया है, निकालना है ये। तो कांच में प्रकाश का वेग क्या करना है, निकालना है। यानी कि देखो n बराबर दे दिया है 1.5। कांच में प्रकाश का वेग निकालना है तो v, कांच का Vg बराबर लिख दो वाट। समझ में आ गया ना। हवा में प्रकाश का वेग दिया है, कितना दिया है जी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। n बराबर C/V लगेगा ना। n बराबर क्या लगेगा, C/Vg। समझ गया ना, यही लगेंगे फार्मूला। मैंने ग्लास लिख दिया, यहाँ पे निकालना क्या, Vg इंटरचेंज कर लो तो यहाँ से कर लेंगे। तो Vg बराबर C/n, और C का मान यहाँ से कितना है, 3 × 10⁸ अपॉन में n का मान कितना हो गया, 1 भाग दो, कितने निकलेगा देखो। 5 × 10 पावर, कैसे तू कहते हो, सर 1.5 देखो पॉइंट रहेगा 0 हुआ, अब 5 × 2 = 30, और 2 2 × 10⁸ तो अब इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। अब कोई क्वेश्चन और कराते हैं, 2-4 क्वेश्चन और कराएंगे। अब डाटा नहीं लिखेंगे, डाटा लिख लेना। सुनो क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक दे दिया है 1.6। अच्छा क्वेश्चन है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम आएंगे जो आप बता रहे हैं। चलो लिख देते हैं क्वेश्चन। कांच का अपवर्तनांक 1.6 तथा हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है। कांच के, यही इंपॉर्टेंट बात है, रखना ध्यान में। कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम कराए थे, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कराए थे, निर्वात के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक, ये कराए थे ना।
एक तरह समझो तो यही क्वेश्चन फिर यहाँ आ गया है, यही क्वेश्चन फिर यहाँ आ गया है। आंख मूंद करके भी क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे, तो अब देखो तरीका सीखो कैसे सॉल्व किया जाए स्टेप क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन एग्जाम आएंगे। कांच का अपर्तनांक दे दिया है, हीरा का अपर्तनांक दे दिया है। अब ये तो ठीक है, आसान है, यही बात समझना है ये लाइन। कांच के सापेक्ष हीरा का अपर्तनांक ज्ञात करें। ये बताओ किसका अपर्तनांक पूछा है, क्वेश्चन ने बताओ। कांच का पूछा, कांच का अपर्तनांक पूछा है, किसका अपर्तनांक पूछा है, कांच का अपर्तनांक पूछा है। कांच के साथ गलती है तो बताया है। हीरा का हम देखो क्वेश्चन की तुम्हारी बात रिपीट हम कर रहे हैं। हम कहाँ बोले सर? अभी कोई कांच बोला था ना, क्यों बोला, इसीलिए कांच के सापेक्ष हीरा का अपर्तनांक, कांच के सापेक्ष हीरा का अपर्तनांक, हीरा का अपर्तनांक निकालना है। किसका निकालना है, हीरा का अपर्तनांक निकालना है। डायमंड का निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, कांच के रिस्पेक्ट में निकालना। जिसको है ना उसको रखो ऊपर में। जैसे याद करो, ट्रेन के जब स्टेशन पहुंचती है, तरीका सीखो, स्टेशन पहुंचती है ना, अब जिस स्टेशन में तुमको उतरना है, धैर्य बैग लेके तैयार होते थे गेट पर, अब हम निकलेंगे। अरे तैयार होते हो ना, यस सर। है। और जिसको बेचारा निकलना बाद में निकलेगा वो, तो किसका निकालना है, ऊपरे में रहेगा, उसमें भाग दे दो, और जिसके रिस्पेक्ट निकालना है उससे आंसर निकल गया सीधा, कोई फार्मूला नहीं। समझ में आ गया ना, तू चक्कर में देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और समझ आ गया ना, यही होता है ट्रेन में, बैग लेके तैयार, तुरंत धैर्य उतर जाएंगे। तो वही है, जिसका निकालना है उसको ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट्स में निकालना है वो क्या होगा, नीचा। पॉइंट चला गया, भाग देखेगा तो ये कट कुट कर आएगा 1 देखो काट देते हैं, नहीं करेगा, ठीक है। 24 बटे क्या आया ये 16, 8 दूना 16, 12 दूना 24, 3 चौके 12, 2 चौके 8, 3 बटे 2 यानी कि 1 क्या निकल गया जी, 5 निकल गया आंसर। क्वेश्चन हुआ क्लियर। जिसको निकालना उसको कहाँ रखना है, ऊपर में। देख ले तैयार रहो तुरंत, और जिसके रिस्पेक्ट निकल उसको नीचा में फॉर्मूला याद करना पड़ा। अब तू देखो ये, अब देखो ये जो यहाँ पर लिखल है सूत्र सब अथी लिखल है, अपवर्तनांक का लिखा होगा N21 N12, माथा खराब होता है उस सब में। N21 बराबर हाँ V1 V2 करते रहो, N21 N2 है ना सर कंफ्यूज हाँ ठीक है। अब कंफ्यूज होगा, अब नहीं होगा कंफ्यूज, ठीक है। एक बार आजमाते हैं, दूसरे क्वेश्चन में काम कर जाए तो कर जाए। जैसे देखो सर एक बार उसमें से लीजिए क्वेश्चन है, वो वाला में से लेंगे। अभी क्वेश्चन छठा कहाँ मेरा क्वेश्चन, और सुनो इसको लिखेंगे न, वायु के सापेक्ष कांच तथा पानी के अपवर्तनांक क्रमशः किसके सापेक्ष बोला है, वायु के सापेक्ष कांचों का, और पानियों का अपवर्तनांक दे दिया है 3/2 दिया है, जो पहले लिखा है उसका, और जो बाद में लिखा है उसका, ये हो गया है ना। चलो यहाँ देख लेते हैं, वायु के सापेक्ष कांच तथा पानी के अपवर्तनांक क्रमशः इतना और इतना है, यानी कि कांच यहाँ है तो ये हो गया कांच का, यहाँ पानी है तो ये हो गया पानी का। समझ में आ गया ना। यदि कांच में प्रकाश की चाल इतना है तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी। सीधा अपवर्तनांक नहीं पूछा है, इसके रिस्पेक्ट में इसके अपवर्तनांक बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, लेवल थोड़ा सा 11th का है क्वेश्चन, होमवर्क में लेंगे बना कराने के लिए। अब वो लाओ क्वेश्चन बैंक ला तुम अपना, यहाँ तक समझा ना।